मेरा नाम निखिल अग्रवाल है। मैं यहाँ पे मतलब एज अ कंटेंट और आपका इकोनॉमी पार्ट में ही देखूंगा। यहाँ पे जो भी इकोनॉमी का पोर्शन रहेगा वो मैं लूँगा। बाकी पॉलिटी का वो लेंगे आलम सर जो कल आपने लिया, हिस्ट्री का नदीम सर और योगेश्वर मिश्रा सर वो लेंगे। तो ऐसे लाइनअप धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपको फैकल्टी पढ़ाएगी, ठीक है। मैं खुद यूपीएससी के 2 बार मेंस लिखा हुआ हूँ और मैं खुद विजन आईएएस में एज अ कंटेंट भी काम किया हूँ। और यहाँ पे मैं विजन आईएएस में 2 साल था और उसके बाद अभी यहाँ पे 2 महीने पहले अभी उड़ान को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, है ना। तो जीएस और सी सेट प्रीलिम्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जीएस होता है जो जीएस का तुम्हारा अपना जो तुम अपनी शीट में देखना, पेपर 1 जो पेपर 1 है वो जीएस है, ठीक है। पेपर 1 में तुम्हारा क्या क्या लिखा है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, करंट अफेयर्स। आपका करंट अफेयर जो है इसका आप कहीं पे पेन से लिख भी सकते हैं, वो आप ही के पास रहेगा शीट। अपने शॉर्टकट के लिए वहां पे करंट अफेयर से कुछ कुछ लिख लीजिए, ठीक है। करंट देखिए इसमें कितने पॉइंट्स है टोटल, कितने पॉइंट्स है, 7 पॉइंट है टोटल। जो पेपर 1 है उसमें पॉइंट्स कितने हैं, 7 है। तो वो 7 पॉइंट्स के अंदर पूरी धरती समा जाती है। आ रही बात समझ में, वो 7 पॉइंट के अंदर सब कुछ है। अब तुम लोग को लगेगा प्रीलिम्स का तो सिर्फ 7 पॉइंट है सिलेबस में, लेकिन वो 7 पॉइंट के अंदर इतने वास्ट सिलेबस है कि आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इवन जब आप प्रीलिम्स का पेपर लिखने जाएंगे यूपीएससी का, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। मतलब वो सेटिस्फेक्शन आपको कभी भी नहीं आएगी। आप 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, वो सेटिस्फेक्शन आपको कभी भी नहीं आएगी कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वो सेटिस्फेक्शन आपको कब आएगी, जब आप 50 टेस्ट सीरीज लिख लेंगे मेंस का, प्रीलिम्स का आप 60-70 टेस्ट सीरीज लिख के बैठे होंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ अब मैं पेपर दे सकता हूँ। जब तक आप 50-60 मॉक टेस्ट नहीं लिख लेते, तब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं प्रीलिम्स में बैठने लायक हो गया हूँ। प्रीलिम्स में बैठोगे उसके बाद में तो मेंस में जाओगे ना, करेक्ट। पहले प्रीलिम्स में बैठोगे उसके बाद मेंस में जाओगे। तो प्रीलिम्स में बैठने के लिए आपको GS1 के कम से कम 50 पेपर और सी सेट के मिनिमम आपको 20 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आ रही बात समझ में, ये बेसिक है यूपीएससी का। सबसे पहले आप जो पेपर देखेंगे वो होगा प्रीलिम्स, उसमें जीएस होता है एंड सी सेट होता है, ठीक है। दोनों कितने नंबर का होता है, मैं तुम लोग को थोड़ा सा यूपीएससी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आज। इकोनॉमी हम लोग थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, बट आज इंट्रोडक्शन ही क्लास रखते हैं कि इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन तुम लोग को कैसे करना है, अपना वे फॉरवर्ड क्या रहेगा और सोर्सेस क्या क्या रहेंगे, कि क्या सोर्सेस रहेंगे आपके इकोनॉमी के। आज बेसिक क्लास होगी। तुमको तो पूरा पता है करण, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में 100 तो पूरे आते हैं। 100 क्वेश्चन में से इकोनॉमी कितने आते हैं, नो आइडिया। मेंस में कितने आते हैं, नो आइडिया। बैठो पता चलेगा, ठीक है। जीएस कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का, और सी सेट भी होता है 200 नंबर का। कल सर ने ये सब कुछ बताया होगा ना आप लोगों को, आलम सर ने सब बताया होगा, ठीक है। तो बेसिकली 200 में से आपको इसका कट ऑफ रहता है। हर साल इसका जीएस का कट ऑफ डिसाइड होता है कि आपको 200 में से कितना लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 से जो 85 का रेंज है इज अ गुड स्कोर, लुकिंग एट द पास्ट 3 और 4 ईयर। अगर 3 से 4 साल देखेंगे पिछले साल के, तो 75 से 85 का जो स्कोर है एक अच्छा स्कोर है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप ओबीसी बोलेंगे तो और 5 नंबर कम कर लीजिए, एससी बोलेंगे, एसटी बोलेंगे तो और 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। ये एक जनरल ट्रेंड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। और जो सी सेट का पेपर है उसमें आपको चाहिए 66.67, मतलब 33 परसेंटाइल आप परसेंटेज आपको चाहिए। 33 आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक है। सी सेट में 200 का 33% कितना होता है, 66.67, ठीक है। मतलब आपको 200 में से 66 चाहिए सी सेट निकालने के लिए। और जीएस में जो भी आपकी कट ऑफ हर साल डिसाइड होगी उसके बेस पे। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो कट ऑफ था 82 एंड आई गॉट 81.4, तो 0.6 से रह गया था। सोचो, तो मैं पहला प्रीलिम्स दिया था तो मेरा 81.4 और 82। और उसमें भी क्या हुआ, जब मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर था मई में। अब इसका रिजल्ट जो आता है प्रीलिम्स का वो आता है जुलाई, मतलब हाँ जून लास्ट वीक में बोल लो, जून लास्ट वीक तक के उस दिन समय आया था। तो हुआ क्या, मई से जून के बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग अपना आंसर की निकालते हैं, तो सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं।
तो विजन में कुछ और दिखा रहा है, बाजीराम में कुछ और दिखा रहा है। और जब तक कि हम लोग को श्योरिटी नहीं आ जाती कि हम लोग मेंस लिखने वाले, तब तक के क्या हम लोग सीरियस होकर पढ़ भी नहीं पाते। ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ साइकोलॉजिकल है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि हाँ मेरा 100+ स्कोर जा रहा है, एकदम ही श्योर हो, तब तुम क्या करोगे, प्रीलिम्स से आगे मेंस की तैयारी करना चालू कर दोगे, राइट। लेकिन जो बॉर्डर में रहेगा ना, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा ना, उससे पहले वो पढ़ ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने टॉपर्स लोगों को भी देखा, वो नहीं पढ़ पाते। तो मेरा जब विजन और उसके मैं बाकी से चेक कर रहा था, विजन से मेरा 93 आ रहा था, बाजीराम से मेरा 95 आ रहा था। बट जो यूपीएससी का जब एक्चुअल रिजल्ट आया, एक्चुअल रिजल्ट तो पूरा 1 साल बाद आता है, जब हमको कट ऑफ पता चलता है कि हमारा कितना था। मतलब अगर मान लो मेरा एग्जाम मैंने 2018 में दिया, तो जब 18 में मैंने प्री दिया, कब दिया मैंने, क्या हो गया पेन को, मई में। तो तुमको कब पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल स्कोर कितना था? ये पता चलेगा अप्रैल 2019 में पता चलेगा तुमको कि तुम्हारा एक्चुअल स्कोर कितना था। क्यों? क्योंकि 2018 का एग्जाम खत्म कब होगा, 2019 में खत्म होगा। और एग्जाम खत्म होने के बाद में तुमको अपना स्कोर पता चलता है। उससे पहले तुमको स्कोर नहीं पता चलता, उससे पहले खाली ये पता चलता है कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर नॉट सिलेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को तो स्कोर पता ही था अपना, मेरा मतलब मेरे डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ। बट जब 1 साल बाद मैं चेक किया तो आई गॉट 81.4 एंड द कट ऑफ वाज 82। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ था। बट मुझे लगा था कि पेपर हो सकता है, पेपर गलत चेक हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट के हिसाब से मेरा आंसर में इतना पॉइंट नंबर आ रहे थे। तो तुम खुद ही सोचो, जो इंडिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उनके आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में कितना डिफरेंस आ गया, मार्क्स देखो। तो मतलब तुम खुद भी पेपर देने के बाद श्योर नहीं हो कि मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को? जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तुम्हारे सामने, तुम श्योर नहीं हो, क्योंकि यूपीएससी का माइंडसेट अलग ही है। अगर यूपीएससी को आप वो भी लिखोगे, कोर्ट में कार्रवाई भी करोगे कि हम कोर्ट में कागज लिख देते हैं कि हमको अपना आंसर शीट दो, तो भी यूपीएससी नहीं देगा। अब उसको उनकी मनमानी बोल लो या कुछ बोल लो, क्योंकि जो यूपीएससी है वो एक ऑटोनॉमस संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। यूपीएससी को जो पावर मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से मिला हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ? ठीक है। विधायिका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर जुडिशरी बोलता है कि आपको क्वेश्चन पेपर देना या फिर आंसर पेपर देना पड़ेगा, वो सिर्फ यूपीएससी को रिकमेंड कर सकता है। वो सिर्फ यूपीएससी को रिकमेंड कर सकता है। वो यूपीएससी को बोलेगा कि आपको सामने वाले की आंसर शीट देनी है। अब यूपीएससी क्या करेगा? अब ये इसमें लेजिस्लेचर में बात चलाएगा, मतलब पार्लियामेंट में बात चलाएगा। पार्लियामेंट में लॉ पास होगा, फिर एग्जीक्यूटिव उसमें वो लॉ ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद जाके वो यूपीएससी में आएगा। वो भी अगर यूपीएससी ने चाहा तो, नहीं चाहेगा तो भी नहीं होगा। मतलब इतना रिजिड है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपके जूते फट जाएंगे, लेकिन आपको आंसर की आपकी वो आपको वैलिडेशन कभी नहीं मिलेगा कि आपको नंबर कहाँ कम रह गया, आपको कभी नहीं पता चल पाएगा वो चीज। और जैसे कि अभी 5 साल से आप लोगों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कोई है? आपका कैटेगरी कौन सा है? एसटी, आपका एससी, आपका एससी, आपका जनरल एससी, और आपका ओबीसी है। तो एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको 10%, जैसे एसटी एससी है ना, वैसे एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो आर्थिक कमजोर है उनको। हाँ, पीडब्ल्यूडी अलग है, ईडब्ल्यूएस अलग है। पीडब्ल्यूडी मतलब आपको फिजिकल हैंडीकेप वाला, ईडब्ल्यूएस 10% मिलता है। तो उन कैटेगरी में भी देखो, जनरल वाले को और ईडब्ल्यूएस वाले को यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले को यूपीएससी में कितना अटेम्प्ट मिलता है? 6 अटेम्प्ट। ओबीसी वाले कितना मिलता है? एनीवन? 9। जनरल वाले को कितना टाइम मिलता है? 6 टिल द एज ऑफ 32, ठीक है। ये ओबीसी वाला कितना एज मिलता है? ओबीसी वाले को कितना टाइम मिलता है? 9 टिल द एज ऑफ 35, ठीक है। एससी एसटी वाले को कितना टाइम मिलता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड टिल द एज ऑफ 37, ठीक है। एससी एसटी वालों को कितना टाइम भी दो, टिल द एज ऑफ 37। लेकिन अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपका पेपर नहीं निकल रहा है, तो यूपीएससी आपको सिलेक्ट नहीं करने वाली, ये बात याद रखना।
SC ST वाले हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 साल से अटेम्प्ट ही दे रहे हो। यूपीएससी को क्या चाहिए, यूपीएससी में अगर आप सिलेक्शन देखेंगे तो 23 और 24 साल का जो रेशियो सिलेक्शन है सबसे ज्यादा है। 23 से 24 साल के बच्चों का जो सिलेक्शन सबसे ज्यादा है। और जो यूपीएससी जो बॉडी है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ DOPT के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो हमारा मंत्रालय है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अंडर में यूपीएससी आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये बोलता है कि हमको मोर एंड मोर यंग पीपल चाहिए इन द गवर्नमेंट। हरी बात समझ में, मोर एंड मोर यंग पीपल चाहिए इन द गवर्नमेंट, इट मीन्स योर एज शुड बी इन द रेंज ऑफ 23 to 26। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सोचेंगे कि इनके नहीं, सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा इसमें होता है, बट जो निर्धारित है वो ये है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे जो 10 साल से, एक SC वाला 10 साल से यूपीएससी दे रहा है और हर बार मेंस लिखता है। 1-2 बार इंटरव्यू में भी गया बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहा है, उसका अप्रोच ही बहुत गलत है। हर बार मेंस लिखता है क्योंकि उसमें प्री के कट ऑफ भी कम रहते हैं, SC ST वालों में मेंस में भी कम रहते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में रह जा रहा है, उसकी अप्रोच बहुत गलत है। और इंटरव्यू ये भी देखता है यूपीएससी क्या 10 साल से दे रहा है और कुछ इसके पास स्किल भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं कर रहा है, क्यों सिलेक्ट करें हम उसको, सर्विस में हमको क्यों लाएं? अगर हम उनको सर्विस में ले भी आएंगे तो रिडंडेंट है, हमारे लिए एसेट नहीं है वो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एसेट। और आप यूपीएससी करने वाले, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है गवर्नमेंट के, सबसे महत्वपूर्ण एसेट कौन है? आप हैं गवर्नमेंट के। तो उनको अच्छा एक एसेट चाहिए जो आगे जाके देश की प्रोडक्टिविटी में काम करे। ठीक है, तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर था। मैं कहाँ पे था? कट ऑफ में, हाँ ठीक है। तो 75 से 85, ठीक है। और इसको ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 में से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। यस, हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स होते हैं? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है +2, और अगर नेगेटिव हुआ तो 1/3, मतलब कितना? 2 नंबर का 1/3 कितना होता है? 0.67। ठीक है, अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हुआ तो यू विल गेट 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -0.67। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन होते हैं? सबसे ज्यादा वेटेज इकोनॉमी का मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स में। कितने? रफ आइडिया, गुड, 15 to 16। ठीक है, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं? 15 से 16। अगर लास्ट के 4-5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो यू विल गेट 15 to 16 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो सिलेबस है काफी वास्ट है, और जो इकोनॉमी पूछा जाता है इसमें कंसेप्ट पूछा जाता है, फैक्चुअल नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में फैक्चुअल नहीं पूछा जाता, कंसेप्ट पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों ने मनी मल्टीप्लायर का नाम सुना है? आप पढ़े होगे मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, आप तो कॉमर्स वाले हो, तुम्हारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बाकी कोई कॉमर्स वाला नहीं है। मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने से, क्वेश्चन था एक, मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने से क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने से क्या होता है, ये क्वेश्चन था। तो अगर यही क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने से क्या होता है अगर सीजीपीएससी में आता, तो ये क्वेश्चन कैसा होता? हमारे कुछ टूल्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। हमारे कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि CRR और SLR। ठीक है, तो अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ा तो सीजीपीएससी पूछेगा इसमें क्या इफेक्ट आया। ठीक है, नॉर्मल फैक्चुअल पूछेगा। बट अगर यूपीएससी की बात करें, मनी मल्टीप्लायर बढ़ा तो इसने क्वेश्चन क्या दिया, ये दोनों तो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में इन दोनों की बात भी किया, लेकिन एक ऑप्शन में उन्होंने बात किया लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेगी, और वही उसका आंसर था। तो यूपीएससी कंसेप्ट में जा रहा है। आप देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। ये फैक्चुअल है, लेकिन बेसिक चीज क्या होगी? मनी मल्टीप्लायर बढ़ने से सबसे बेसिक चीज क्या होगी? ब्रॉडर टर्म्स में लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेगी। ये तो बात की बात है ना, ये तो बात की बात है। CRR कम ज्यादा होगा, फिर मनी सप्लाई होगा, फिर उससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन जो बेसिक एक ब्रॉडर आइडिया होगा उससे क्या होगा? बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेगी। वो क्या था? यूपीएससी का आंसर था। तो
दोनों का अप्रोच देख रहे हो, ये पूरा स्टैटिक में बात कर रहा है और ये पूरा कंसेप्ट में बात कर रहा है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा इकोनॉमी में तो मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ 15 क्वेश्चन तुम 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको किसी को इसका आंसर ही नहीं पता, रशिया यूक्रेन का, कुछ का, कहीं का सीरिया का पूछ रहे हैं वो, तो वो क्वेश्चन किसी को नहीं पता है। बट ये जो 12-13 क्वेश्चन है ये कंसेप्ट के बेस पे बन सकते हैं। और इकोनॉमी के मोस्टली क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट प्लस डायनेमिक रहते हैं। इकोनॉमी के मोस्टली क्वेश्चन करंट प्लस डायनेमिक रहते हैं। आपको स्टैटिक बहुत कम मिलेगा, आपको स्टैटिक यूपीएससी में बहुत कम मिलेगा। पिछले 5-10 साल अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक तो यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा, पूरे क्वेश्चन करंट और डायनेमिक। डायनेमिक और करंट से क्या सेंस है कि जो भी मार्केट में इकोनॉमी में चल रहा है करंट अफेयर्स, उसको इकोनॉमी से लिंक करना है। जैसे कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, उस वॉर की वजह से जो वीट है उसकी सप्लाई कम हो गई है, जो गेहूं है उसकी सप्लाई कम हो गई है। गेहूं की सप्लाई कम होने के बाद पूरे वर्ल्ड मार्केट का एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया है। वर्ल्ड मार्केट के एक्सपोर्ट कम हो जाने के कारण में जो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। उस प्राइस की बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे स्कैर्सिटी आ गई है और उसी की वजह से इंडियन मार्केट का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से, मैं किस कंटेंट में आ रहा था, हाँ, तो करंट से इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेंगे कि करंट से कैसे आप उसको लिंक कर सकते हो। और उसमें ये सब होने के चक्कर में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको हम बीओपी बोलते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आ रही बात आपको समझ में? गेहूं के प्राइसेस से चेंज होने से, वर्ल्ड मार्केट में प्राइस बढ़ने से, डिमांड कम होने से हमारे बीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी घुमा फिरा के पूछेगा, ना कि डायरेक्टली पूछेगा बीओपी के बारे में। थोड़ा करंट से लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपको मोस्टली। ठीक है, तो प्रीलिम्स में समझ में आया, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर सी सेट है। सी सेट का आपका क्लासेस होंगी, सी सेट की आपकी अलग क्लासेस होंगी, उसमें सर बताएंगे। अभी हम खाली डील, अब देखो मेंस का स्ट्रक्चर पता है लोगों को, मेंस में कितने पेपर होते हैं, क्या होता है मेंस का पता है? हाँ, मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं टोटल। ठीक है, मेंस में टोटल पेपर होते हैं 9, इसमें 7 क्या होते हैं, 7 जो होते हैं जिन पे मेरिट लगती है। 7 पेपर होते हैं जिन पे मेरिट लगती है और 2 पेपर क्वालिफाइंग। अपनी शीट देखना तुम लोग, शीट में क्वालिफाइंग पेपर देखो, क्वालिफाइंग पेपर दिख रहा है? क्वालिफाइंग पेपर में 2 है। ठीक है, पहला है आपका इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा आपको कोई भी एक लैंग्वेज। क्वालिफाइंग जो पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, तुम प्रीलिम्स निकाल लिए एंड देन मेंस में टोटल पेपर होते हैं 9। ठीक है, तो 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर होते हैं, इनके मार्क्स काउंट होते हैं। प्रीलिम्स निकालने के बाद प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। निकाल लिए, अब उसको भूल जाओ। मेंस में 7 पेपर होते हैं, हर पेपर कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। हर पेपर कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। और 7 पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ करण, पोटेंशियल कैंडिडेट हो यार तुम, बताओ। 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर पेपर में टोटल कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर। हर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। आई बात समझ में? 20 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। कितना हो गया दोनों मिलाएंगे तो? 250 हो गया ना। 100 नंबर का ये, 150 नंबर का ये। ठीक है, जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इनकी वर्ड लिमिट कितनी होती है जो पेपर में लिखने की होती है? इनकी वर्ड लिमिट होती है एक आंसर की 150 वर्ड्स।
ठीक है। इनका वर्ड लिमिट कितना होता है? कॉलेज का पेपर नहीं है कुछ भी लिख के आ गए, कॉलेज का पेपर नहीं है कुछ भी लिख के आ गए, एकदम कंक्रीट लिखना है। और हो सके तो कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक लाइन का हम लोग एक वर्ड में सबमिट करते हैं, मतलब एक सेंटेंस है पूरा, लेकिन वो एक से पूरा सेंटेंस ना बोल के हम लोग खाली एक लाइन में उसको जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे की बात कर रहे हैं, वो पूरा ना बोल के खाली तुम जुडिशरी बोल दो। आ रही बात समझ के? वो जैसे पूरा न्यायपालिका बोल दो, तुम पूरा ना बोल के खाली जुडिशरी बोल दो। तो ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करना है, तब जाके आपको उस 150 वर्ड्स में लाना है। और अगर आप खींचते जाओगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, 150 वर्ड्स के होते हैं। और इसमें कितने वर्ड्स के होते हैं? 15 मार्क्स वाले 250 कितना होता है? 250 वर्ड्स के। ठीक है, और यूपीएससी के पेपर मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है टू कंप्लीट द पेपर। कितने कितने देर का पेपर होता है? मेंस का पेपर कितने देर का होता है? मेंस का पेपर हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन? 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। और जब मैंने पहला मेंस की कॉपी लिखी थी अपनी खुद की, तो आई वॉज एबल टू सॉल्व ओनली 14 क्वेश्चन। मैं खाली 14 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था। फिर धीरे धीरे 15 हुआ, फिर 16, फिर आखिरी में आके मैं 18 में रुक गया। 18 से ऊपर मेरा कभी बढ़ा ही नहीं। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि स्टार्टिंग में ही 20 हो रहा था उनका। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग से चालू किए बट वो 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे थे, बट मेरा बढ़ा ही नहीं। मेरा 18 में आके पता नहीं रुक गया। तो ये मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट था कि मैं 18 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था। बट आपको नहीं करना है, आपको पूरा 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना है ऑन टाइम। 3 घंटा लग रहा है आपको, बहुत है, बट कर नहीं पाओगे एक्चुअल में। जब उतरोगे ना एक्चुअल पेपर लिखने में नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको अगर आप 20 क्वेश्चन पूरे कर दिए तो आपका आधा बैटल वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन, 7 के 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर के 20 क्वेश्चन आपका, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा जहां पे आप 2-3 क्वेश्चन कम करोगे। अगर 7 के 7 में 20 के 20 कर दिए तो आप समझ लेना कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर आप 7 पेपर में पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए तो समझना यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। अब ये 7 पेपर में एक पेपर की बात करते हैं। ठीक है, ये 7 पेपर हो गए। और जो ये 2 पेपर होते हैं, ये होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं। एक होगा आपका इंग्लिश का पेपर, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसिस, ग्रामर ये सब पूछेंगे। और एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज मोस्टली सब लोग हिंदी ही लेंगे। उर्दू तो लोगे नहीं। उर्दू, डोगरी, मणिपुरी, संथाली ये सब तो लोगे नहीं। ऑप्शन क्या बचेगा? हिंदी ही लेंगे अपन, है ना। छत्तीसगढ़ी नहीं है ना। जो हमारी क्लासिक लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज है इसमें भी। छत्तीसगढ़ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लासिक लैंग्वेज, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारा। ठीक है, 22, उसमें छत्तीसगढ़ी नहीं, हिंदी है, मराठी है ना, तमिल है, तेलुगु है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। बहुत कठिन नहीं होता। 250 नंबर का पेपर है तो आपको इसमें कितना चाहिए? 50 या 60 नंबर ही चाहिए होता है क्वालिफाइंग के लिए। लिखा होगा ना कितना क्वालिफाइंग किए। ये एक्चुअली यूपीएससी की वेबसाइट से निकला है, जो मैंने दिया ना तुमको पेज, ये एज इट इज यूपीएससी की वेबसाइट से, उनकी नोटिफिकेशन से 4 पेज निकाल के मैंने किया। तो इसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं है, मतलब किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है, यूपीएससी की वेबसाइट का ही। तभी तुम देखोगे इसमें लास्ट, अगर तुम लाइन पढ़ोगे इसमें फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पेज में इसमें लिखा है गवर्नमेंट, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, गवर्नमेंट एनकरेज कर रहा है वुमेन को, गवर्नमेंट एनकरेज कर रहा है लड़कियों को कि ज्यादा से ज्यादा लेवल पे वो अप्लाई करें। कभी भी आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे ना तो लड़कियों से पैसे नहीं लेते, फॉर्म के फ्री रहता है फॉर्म। जैसे लड़के फॉर्म भरे तो हम लोग को 100 रुपये देना पड़ता है, वो भी जनरल वालों को, SC ST के लिए वो भी फ्री रहता है। लेकिन अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए फॉर्म का पैसा नहीं लगता, प्री में भी और मेंस में भी पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि मोर एंड मोर वुमेन, नारी सशक्तिकरण बोलते हैं ना हम लोग जिसको, मोर एंड मोर वुमेन कम टू द गवर्नमेंट।
ठीक है, उसका मार्क्स इसमें लिखा नहीं है, बट मोस्टली 50 से 60 नंबर चाहिए होता है क्वालिफाइंग करने के लिए, वो हो जाता है। जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे तो आप इतने पागल तो नहीं है कि 250 में से 50 नंबर भी नहीं ला पा रहे, और नहीं ला पा रहे तो फिर पता नहीं प्रीलिम्स कैसा निकला आपका, है ना। तो ये लैंग्वेज पेपर है और इंग्लिश पेपर, ये क्वालिफाइंग होता है। ये क्वालिफाइंग करने के बाद में ही आपकी 7 पेपर की कॉपी चेक होती है। अगर ये आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 95% लोगों की कॉपी चेक होती है, क्योंकि ये पेपर ऐसे ही है, हो सके 2-3 साल में इसको हटा भी दें, इरिलेवेंट नहीं है, मतलब नहीं है उस पेपर का। ठीक है, तुम लोगों को तो अभी पेपर देने में टाइम है ना, तुमको ऐसे टाइम है तो सबको टाइम है अभी। ठीक है, ठीक है। अब ये 7 पेपर की बात करते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा इकोनॉमी को इसमें बताओ, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, किसमें? GS3 में इकोनॉमी है। ठीक है, ठीक है। कितने पेपर थे टोटल? 7 पेपर थे। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 क्या है? ऐसे इसको लिख लेना। मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीज मैं लिखवा, मतलब बोलूंगा नहीं लिखना है, बट अपने कॉपी में ना नोट डाउन करते रहना। हर चीज मैं बोलूंगा नहीं कि लिखना है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कॉपी में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि बाद में तुमको प्रॉब्लम होगी। अभी ये तुम लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब पूरा हो जाएगा ना, तुम बार बार पढ़ोगे, तब तुम्हारे माइंड में छप जाएगा कितने पेपर होते हैं, इतने नंबर के होते हैं, ये है सब छप जाएगा जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे कितने नंबर का होता है? ऐसे 250 नंबर का होता है। 7 पेपर 250 का होता है, तो कितने ऐसे लिखने होते हैं? 2, 4 नहीं होता। देखो ऐसे का जो पेपर होता है ना, उसमें 2 रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहते हैं? दोनों सेक्शन से आपको एक एक ऐसे पकड़ना होता है, कोई भी ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो पिछले 2-3 साल से ऐसे बन रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट बन रहा है, मतलब दर्शन शास्त्र पे ज्यादा है, फिलॉसफी पे ज्यादा है। जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो फिलॉसफी पे ज्यादा आ रहा है। फिलॉसफी मतलब गांधी जी का कोट पूछ लिया, कुछ भी गांधी जी का कुछ भी कोट पूछ लिया, विवेकानंद का कोट पूछ लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कोट किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में किसने बोला किया था। अब ये मतलब नहीं कि आपको अगर मान लो कोट है गांधी जी का और आपको याद नहीं आ रहा है गांधी जी, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो समझ में आता है उस कोट से आप वो लिखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको, जिसको पता है उसको तो एडवांटेज मिलेगा ही, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको बस उस समझ में क्या आ रहा है उससे वो लिखेगा। और ऐसे में आप बहुत अच्छी अच्छी जो हमारे ऐसे में तुमको लिखना पता है क्या है, जो आप अभी तक के सीखे हैं, पढ़ना नहीं है इसमें। आप लोग पढ़ाई कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ लेंगे, लेकिन वो सारे सब चीज का एप्लीकेशन किस में उतारोगे आप? अपने ऐसे में। ऐसे को पढ़ना नहीं है। मुझे याद है मैं जब अपना पहले ऐसे लिख रहा था, मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरे को इतना अच्छा नंबर मिलेगा, मतलब टॉपर से भी ऊपर नंबर था। मेरे को ऐसे में 125 मिला था, 250 में से मुझे 125 मिला था ऐसे में, क्योंकि मैं खुश हो गया था नंबर देख के। 125 मिला था। नॉर्मली ऐसे में अगर आपको 100-110 नंबर मिल रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है 250 में से, लेकिन मुझे 125 मिला था। खैर ये किसी कोचिंग की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैंने किसी कोचिंग में आंसर लिखा था मेंस का पहला, तो मुझे 125 मिला था। मुझे यकीन भी नहीं होता, काफी अच्छा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसे में लिखना क्या है। मैं ब्लैंक गया, टॉपिक था, अपने हिसाब से लिख के आ गया। मतलब मुझे पता नहीं था कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे लिखना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है, और क्या क्या पॉइंट मैंने जो मन में आता गया मैं लिखता गया, अच्छी अच्छी चीजें, और मुझे अच्छे 125 मार्क्स भी मिले। तो ऐसे के लिए नो डाउट आप प्रिपेयर होके जाएंगे, कुछ कुछ अप्रोच है, कुछ कुछ मॉडल्स हैं जिसको आप इसमें उतारेंगे, लेकिन जो आपका नेचुरल वर्जन है ना वो इसमें दिखना चाहिए। जो आप नेचुरल है ना वो आपको इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप ऐसे में कैसे नेचुरल दिख पाते हैं। ठीक है, 2 ऐसे लिखना होता है, 250 नंबर का है, तो पर ऐसे कितना नंबर का होगा? दो पेपर, 2 ऐसे का 250 है, तो एक ऐसा कितना होगा? 125, 125। ठीक है, 125 नंबर का एक ऐसे। कितने वर्ड्स होते हैं एक ऐसे में लिखने के लिए? 1250 वर्ड्स।
ठीक है, ऐसे कंप्लीट कर लोगे तुम लोग 3 घंटे में, 2 ऐसे तो लिख लोगे, इतना तो श्योर है। 3 घंटे में 2 ऐसे तुम लोग लिख लोगे। 1250 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है। अब पेज तुमको मिलता है, मतलब पेज अच्छा खासा मिलता है, मतलब तुमको दिक्कत नहीं आएगी। कितना पेज? अच्छा वैसे नॉर्मली तुम पूछ रहे हो, 10 to 11 मान के चलो, क्योंकि यूपीएससी का जो पेज है ना बाकी सब पेजों से अलग होता है। यूपीएससी का शीट पता कैसा होता है, मान लो ये पेज है नॉर्मल, कि नॉर्मल पेज है, ठीक है। अब उस पेज में एक लाइनिंग मार्जिन यहां से बनी हुई है, तुमको इसमें लिखना होता है। आ रही बात समझ में? ऐसे तुमको इसमें लिखना होता है। तो यूपीएससी का जो पेपर होता है ना वो और कम हो जाता है, ये स्पेस होगी खाली रहता है, उसमें किसी में मार्क्स लिखे रहेगा, किसी में कुछ लिखा रहेगा, कुछ 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 लिखा रहता है उसमें, ठीक है। तो एक्चुअल में पेपर, वैसे पेपर इनफ रहता है, जो पेपर देते हैं वो इनफ रहता है। और आप लोग जब आंसर लिखोगे ना तो आप लोगों को जो कॉपी मिलेगी ना वो भी ऐसे ही मिलेगी, ब्लैंक रहता है, लाइनिंग रहता है ना, पता है ना, लाइनिंग रहता। अब तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, वो नहीं मिलेगी कॉपी, लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना है, वैसा नहीं रहता। पेज ब्लैंक होता है, पेज ब्लैंक होता है, तुमको ब्लैंक पेज में लिखना है। ब्लैंक पेज में दिक्कत क्या आती है, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं लाइन से ऐसे, कभी ऊपर चल दे रहे हैं, कभी ऐसे नीचे जा रहे हैं, ये इशू आता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपका सीधे 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 आ जाता है। और ऐसा इशू नहीं है कि अगर आपका टेढ़ा हो गया तो नंबर कम ज्यादा, नहीं। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे, वो ज्यादा मैटर करता है, कि आप रिप्रेजेंट कैसा कर रहे हैं वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे लिख रहे हैं। मैं तो टॉपर ही कॉपी, आपको टॉपर ही कॉपी इजीली अवेलेबल भी है। अभी तो आप लोग नहीं देखोगे, अभी तो बहुत अर्ली फेज में हो। जब आप लोग मीन्स का आंसर लिखोगे ना तब आप लोगों को टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा मैं। और टॉपर्स की कॉपी पढ़ के तुम लोगों को लगेगा कि टॉपर्स क्यों बने, मतलब क्वेश्चन भी आएगा, ऐसे ऐसे उन्होंने आंसर लिखे हैं, वो टॉपर है भाई वो। बट हाँ, उनमें एक चीजें अच्छी हैं कि उनका आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलेगा। राइटिंग 0, रिप्रेजेंटेशन 0, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन 0 मिलेगा तुमको। तुमको अच्छा क्या मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर, जो वो आंसर लिखे हैं ना उसमें क्वालिटी होगी, बट राइटिंग में और रिप्रेजेंटेशन में 0 मार्क्स, समझो, वो टॉपर्स है। तो आपका मेन चीज क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन आपको काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि खिचड़ी बना देना है कि कुछ भी करके आ रहे हैं, बार बार कट कट कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। और मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि एक लाइन में 4 से 5 वर्ड ही कवर करें, एक लाइन में 4 से 5 वर्ड ही कवर करें, और ऐसे कम से कम मैं समझता हूँ 10-12 लाइन का एक पेज बन जाता है, जहाँ पे अगर 5 वर्ड भी लेके चलते हैं तो 60 वर्ड का एक पेज मान के चलो। बट डिपेंड करता है, आप 70-80 भी कर सकते हैं, आपको आपके स्पीड पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। ये ऐसे, बट ये एक सब्जेक्ट है, मतलब इसकी अलग से 3 महीने क्लासेस चलती हैं, ये मैंने तुमको बहुत ऊपर ऊपर बताया है। कई के बच्चे दिल्ली में सिर्फ इसकी अलग से तैयारी करते हैं, क्योंकि कितने टोटल, कितने पेपर थे? 7। 7 में से 4 पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 सबके लिए कॉमन होता है, और सबके सोर्सेस क्या होते हैं, एक होते हैं। लोग फंसते कहाँ हैं, ऐसे में और एथिक्स में। एथिक्स जो कि पेपर 5, एथिक्स में और ऐसे में फंसते हैं। तो लोग इसीलिए इसकी क्लासेस लेते हैं अलग से, इसकी क्लासेस लोग 20-20 हजार 10-10 हजार में इसकी क्लासेस लेते हैं। दिल्ली में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस भी रहती हैं, तो इसकी क्लासेस अलग से लेते हैं सब लोग, क्योंकि इसमें और एथिक्स में नंबर बहुत फंसता है, क्योंकि बाकी सबके सोर्सेज सेम है, प्रिपरेशन सेम है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन और एथिक्स की प्रिपरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। तो सब लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पेपर 1 ऐसे था, देखो तुम्हारे पेपर 1 ऐसे लिखा होगा तुम्हारे कॉपी में, ठीक है। अब क्या है, पेपर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, GS1। पेपर 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, GS1। अब GS1 में क्या कवर होता है, हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री इसमें आ जाती है, पूरी हिस्ट्री इसमें आ जाएगी, ठीक है। और क्या आएगा,
पूरी ज्योग्राफी इसमें आएगी। और अपना शीट देखो तुम, पूरी इंडियन हिस्ट्री मतलब पूरी ना, एंशियंट हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं ना, पुराना पुरातत्व मतलब एंशियंट, मध्यकाल मेडिवल, और मॉडर्न आधुनिक। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं? मॉडर्न में से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं? मॉडर्न में से। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी अलग अलग डिवीजन है, जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आपका एक अलग से वो कर लेते हैं अपने इसको, आर्ट एंड कल्चर। ये ब्रॉडली ये हिस्ट्री के अंडर में ही आता है, जो आर्ट एंड कल्चर है ये इसको हिस्ट्री के अंदर, बट कुछ सालों से ना एक अलग से सब्जेक्ट बनता जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं ना कि हम लोग को हिस्ट्री से हट के भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड दोनों आएगी ना, यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड दोनों कवर होगा। ठीक है, ये GS1 है। कितने नंबर का होता है? 250, बताया था ना, भूल गए? कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं? और 15 नंबर के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन वाले की वर्ड लिमिट कितनी होती है? जिससे पूछूं मैं बताऊं। और 15 नंबर वाले की 10। ठीक है, पेपर 2 GS1। ठीक है, अब क्या आएगा तीसरा? पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, तो अब क्या आएगा? पेपर 3। सिंपल सा बात है। अब क्या आएगा? इसको हैंग हो गया क्या? अच्छा, ठीक है, अब क्या आएगा? What happening? ठीक है, पेपर 3 जिसको हम क्या बोलते हैं? GS2। हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर हो चुका था। ठीक है, इसमें क्या आएगा? पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सोसाइटी में सोशल एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, सब देख पा रहे हैं अपने नोट्स में? पेपर 3 GS2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड। ठीक है, जिसने स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके स्टार्टिंग के 6 पॉइंट स्ट्रक्चर वाला, वो तुम्हारा किसका पार्ट है? पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, उसमें वो मेंशन कर लो, पॉलिटी का पार्ट है वो। लास्ट के 2 पार्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड वेलफेयर स्कीम, दिख रहा है? लास्ट का 2, उस पेज में लास्ट का 2, वो किसका पार्ट है तुम्हारा? सोशल जस्टिस का पार्ट है। ठीक है,
उसमें कहीं कैटेगरी देख के लिख लो, सोशल जस्टिस। उसके बाद वाले पेज में जो इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर है वो, और उसके बाद में जो है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हैंगर, वो किसका पार्ट है? सोशल जस्टिस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद के जो 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करके लिखा हुआ, देखो दिख रहा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और उसके नीचे रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी, वो गवर्नेंस का पार्ट है। वहां पे दोनों को गवर्नेंस में लिख लो। ठीक है, और उसके बाद का जो लास्ट का 4 है वो किसका पार्ट है? इंटरनेशनल रिलेशन का, आईआर का पार्ट है वो। लास्ट के जो 4 पार्ट है वो किसका पार्ट है? इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर क्वेश्चन आते हैं? पॉलिटी। यस, प्रीलिम्स में भी मेंस भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंसिस्ट कौन करेगा? पॉलिटी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं गिनती के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 20। ठीक है, और पूरे मेंस में, पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। जैसे सीजीपीएससी में पूछता है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, या गरीबी क्या है, गरीबी रेखा क्या है, जैसे सीजीपीएससी में पूछता है, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी में बिल्कुल भी कि गरीबी रेखा क्या है बताओ, ये नहीं पूछेगा। यूपीएससी में क्या पूछेगा? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। आ रही दोनों में डिफरेंस समझ में है? एक होता है गरीबी रेखा क्या है, और एक होता है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। दोनों अंतर हो जाता है। आ रही बात समझ में? और दोनों का पेपर फॉर्मेट भी अलग है। अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर 4 नंबर के रहते हैं, 4 नंबर 8 नंबर के रहते हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। इसमें हमने क्या देखा? क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 10 के और 15 के, और कितने वर्ड्स के होते हैं? 100 150 वर्ड्स के और 250 वर्ड्स के। तो 1 लाइनर क्वेश्चन तो है ही नहीं, 1 लाइन का क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसमें आपको क्या समझते हो वो लिखना पड़ता है। और यूपीएससी के क्वेश्चन में लेट सपोज एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर यहां क्वेश्चन मार्क, फिर एक और क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। तो आपको वो दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना है, दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन रहेगा गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, गरीबी रेखा के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन डाल दिया, दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। तो ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या फिर कभी ऐसा कर दिया, ये फैक्चुअल पूछ दिया, ये एप्लीकेशन बेस्ड पूछ दिया। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जैसे इसमें पूछ देगा कि जो रंग राजन कमेटी थी, जो रंग राजन कमेटी थी जिसने गरीबी रेखा को के कुछ पॉइंट्स हैं उनके, पढ़ेंगे हम लोग आगे में, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको दर्शाओ, और उसके बाद उस पर प्रकाश डालो कि आपका क्या व्यू है उसमें। ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था। अब रिकमेंडेशन आपको याद होंगे तो आप इसमें लिख देंगे क्या क्या रिकमेंडेशन थे, तो पॉइंट है, वो तो स्टैटिक हो गया। अब उसमें आपका क्या सुझाव है, वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। आ रही बात समझ में? तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। हाँ, अगर आपके पास डेटा है फैक्चुअल तो वो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर रंगराजन कमेटी की बात की है तो इसमें आप 1-2 कमेटी की और बात कर देना जब आंसर लिखोगे। तेंदुलकर कमेटी है, उसकी बात कर दो, कहीं पे डाल दो पॉइंट उसका, तो उस आपके आंसर क्या है, क्वालिटी बढ़ जाएगी आपके आंसर को, लगेगा कि बच्चों को पता है। तो ऐसे कर करके अपने आंसर को आप एनरिच करोगे, मतलब अच्छा बनाओगे। समझ में? पेपर 3 में ये, पेपर 2 सॉरी, पेपर 3 GS2। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? कौन सा पेपर आएगा?
पेपर 4, यस। पेपर 4 जो किसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या आएगा, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। और इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं, कितने, 15-16 तो प्रीलिम्स में था, मेंस में कितने, नहीं, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, जिसमें से 8 से 9 में से अगर आप कोर इकोनॉमी की बात करेंगे, मतलब एकदम कोर, मतलब सिर्फ इकोनॉमी के कंसेप्ट पूछ रहे हैं, तो वो आपको 4 से 5 ही मिलेंगे, 4 से 5 ही मिलेंगे। अगर उसमें आप जोड़ देंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, तो उसमें से आपको कितने मिलेंगे, 4 से 5, टोटल मिला के होता है ये 8 से 9। मतलब अगर एग्रीकल्चर को आप जोड़ दें उसमें, तो आपको 4 से 5, और कोर इकोनॉमी को 4 से 5, टोटल मिला के आपके 8 से 9 क्वेश्चन का कवर करता है इकोनॉमी। तो मतलब इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी एक बहुत रिलेवेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, आप इसको नहीं छोड़ सकते किसी भी पर्सपेक्टिव से। और इकोनॉमी की एक गुड अच्छी बात यह है कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ना इकोनॉमी का, तो आपको आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, खाली कंसेप्ट को देखेंगे और बस अपने आप को कंटेस्ट करते रहेंगे। एक बार मतलब आपके माइंड में बैठ गया ना, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये अच्छी बात है इकोनॉमी की, जो एक एडवांटेज फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। आप अपना सिलेबस देखिएगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन, अरे एक मेजर फैक्टर तो भूल ही गए यहाँ पे, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट, ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ना, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या, एनीवन, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या, एनीवन, एंड इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है बताओ। अंदर अपने भारत की सुरक्षा, इंटरनल, आंतरिक सुरक्षा, क्या होता है उसका मतलब बताओ, क्या होगा उसमें, क्या आएगा, एंटी नेशनल गुड, मतलब नक्सली, नक्सलवाद सुने हो, नक्सलवाद का पूरा कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। नक्सलिज्म बोलते हैं जिसको। नक्सलिज्म चालू कहां से हुआ था, एनीवन, कहां चालू हुआ था, काफी क्लोज हो आप। नक्सलिज्म चालू हुआ था फ्रॉम द प्लेस नक्सलबारी। नक्सलबारी कहाँ है, बंगाल में। नक्सलिज्म जो नाम आया है नक्सलिज्म, वो चालू कहाँ से हुआ था, नक्सलबारी से। और नक्सलबारी कहाँ है, बंगाल में। नक्सलबारी से ये आग लगी चालू हुई थी और आज तक चल रही है। माओइज्म, माओइज्म वर्ड कहाँ से आया, चाइना। माओ, जो माओ जैन पिदेंग था चाइना का, उसने एक वो लाई थी कि हम माओ की एक अपनी एक वो थी, जैसे हम पढ़ते हैं ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी, बाजारवाद, पूंजीवाद, हम जो पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक माओइज्म है, माओइस्ट सोसाइटी है, वहां से वर्ड आया माओ, और उससे हम बोलते हैं माओइज्म। तो सब हम लोग अपन पढ़ेंगे, जब इंटरनल सिक्योरिटी में जाएंगे ना, हम वो सब पढ़ेंगे। नक्सलबारी से चालू हुई थी, आज भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सली है, नक्सलिज्म है, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इवन छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप दिल्ली जाओ, पुणे जाओ, बम्बई जाओ, अगर आप बोलोगे ना मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसे जब कॉलेज में था, मैं पुणे सिम्बाइसिस से मैं जब अपना कॉलेज कर रहा था, तो मैं जब छत्तीसगढ़ होता था तो नक्सलिज्म, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में वही पढ़ते थे कि आज 12 लोग मरे, 15 लोग मरे, नक्सली मारे। उस टाइम थोड़ा और पीक में था, तो बहुत अच्छी इमेज नहीं थी छत्तीसगढ़ की।
अभी फिर भी गरीब स्टेट में आता है छत्तीसगढ़, लेकिन फिर भी थोड़ा डेवलप हुआ है, लेकिन आज भी इमेज अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ की। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पंजाब से या अदर स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो हमारी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग इससे पढ़ेंगे। और ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आता है एनीवन? डिजास्टर मैनेजमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब सडनली अगर कोई आपदा आ गई, जैसे मान लो तूफान आ जाता है, तूफान आ गया या फिर साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, तो उस समय कैसे हमको रिलीफ मिले, इंस्टेंट रिलीफ मिले। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अलग पुलिस कैटेगरी है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो कभी भी देखना अपना केरला साइड में बाढ़ आ जाता है तो रेस्क्यू टीम जाती है ना, दे आर अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की पार्ट है। आ रही बात समझ में? बाढ़ हो गया, बाढ़ जैसे केदारनाथ में बाढ़ आता है, अमरनाथ केदारनाथ में बाढ़ आ जाती है, केरला में अभी साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले। तो जैसे जो नदी के किनारे रहते हैं, जो तट के उसमें कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनको तुरंत रेस्क्यू किया जाता है। तो सारा काम कौन करती है? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक एक्ट है 2005 में, उसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है सिक्योरिटी एंड ठीक टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर में देखो आप फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग के थर्ड पॉइंट इकोनॉमी का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एग्रीकल्चर का पार्ट है। उसमें लिख लेना एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डेवलपमेंट। उसमें लिख लेना पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 में लिख लेना एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। देन अगेन लैंड रिफॉर्म्स वाला पॉइंट दिख रहा है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया करके एक पॉइंट है, लैंड रिफॉर्म्स वाला पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, देन अगेन वो इकोनॉमी का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म से लेके 3 पॉइंट और इन्वेस्टमेंट मॉडल तक वो फिर से इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद के जो लास्ट के 2 पॉइंट है उस पेज में, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसमें लिख लो टेक्नोलॉजी। उसके बाद का जो पॉइंट है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, उसमें लिख लेना स्पेस टेक। उसमें लिख लेना स्पेस टेक, स्पेस टेक। उसके बाद एक पॉइंट दिख रहा होगा कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट वाला, वो किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट का पार्ट है वो। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक ही है। और उसके बाद के जो पांचों के पांचों पॉइंट है वो किसके पार्ट है? इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट है, ठीक है। जो पांचों पॉइंट है वो किसके पार्ट है? इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट है। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, सब आ जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जितने क्राइम है उसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा पेपर है? पेपर 4 GS3। तुम GS जो चालू करोगी ना, GS1, GS2, GS3, वो पेपर 2 से चालू करोगी। जी जी, तुमको समझ में नहीं आया? पेपर 1 हमने स्टार्ट किया था। पेपर 1 क्या था? ऐसे। पेपर 2 क्या था? GS1। पेपर 2 से आप GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे चालू करना। हाँ, GS3 पेपर 4। तो कभी भी पेपर GS1 चालू करोगे ना, पेपर 2 से चालू करना, ठीक है। बेसिकली अगर आप पेपर याद नहीं भी रखो, पेपर मत याद रखो, पेपर भूल जाओ, पेपर 1, 2, 3, 4 भूल जाओ।
GS1 GS2 GS3 खाली याद रख लो। GS1 मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, जी मेन पॉइंट याद रखो, GS1 मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 मतलब पॉलिटी, खाली पॉलिटी याद रखो, GS2 पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, GS3 मतलब इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, GS4 मतलब एथिक्स। बस, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बाकी जब जाओगे एक्चुअल में सिलेबस में तब पता चल जाएगा क्या होगा। GS1 मतलब बिना देखे बोलना हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 और IR, पॉलिटी बोलोगे तो भी चलेगा बट IR बोलोगे तो कंप्लीटनेस आ जाता है। GS3 बस इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, GS4 एथिक्स, दैट्स इट। समझ में आ गया? हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड, ठीक है। एक काम करना, मैं आप लोगों को दूंगा ये, अगर आप लोगों को पॉसिबल है ना तो अपने स्टडी रूम में ना एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये और एक पेज ये, 4 पेज को ना पेस्ट कर लो। ये 4 पेज को ना, ये वाला पेज मत, पहला वाला पेज मत पेस्ट करना, इसको भूल छोड़ देना। यहां से, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक काम करूंगा, मैं कल दूंगा आपको 4 पेज, आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा, एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, उसमें भेजूंगा। वो 4 पेज को ना अपना पेस्ट करके अपने उसमें लगाना, और डेली एक बार सोने से पहले, जैसे दवाई खाते हैं ना, एक बार उसको बस जल्दी जल्दी ना इसको पढ़ लेना, जो इंडियन इसके अंदर है। पढ़ना मतलब रटना नहीं है खाली मुंह से, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, खाली ऐसे करके पढ़ना है, रटना नहीं उसको। इसको डेली पढ़ो, आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतना हेल्प होगा आपकी प्रिपरेशन में जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब आज से अगर 6 महीने बाद आप देखोगे ना, तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैं आपको बोलूंगा टॉपिक है, आप लोग तुरंत बताओगे सर ये टॉपिक है, मेंस पेपर 3 सोशल जस्टिस का पार्ट है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी कोई टॉपिक चल रहा है नक्सली का, तो बोलोगे सर नक्सलिज्म है, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, और वैसे तुम अपने नोट्स बनाओगे। तो अभी से इस तुम्हारा काम 6 महीने बाद डिफिकल्ट ना हो, ये काम अभी चालू करो। और जब ये नैक आ जाएगा ना, तुमको जैसे ही पेपर पढ़ रहे हो, टॉपिक देखते ही ये टॉपिक कौन से मेंस पेपर से उठाया गया, वो जिस दिन वो आ गया ना, उस दिन आप पूरा गेम जीत गए, उस दिन आप UPSC समझने लग गए। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए क्या करोगे, पहले इसको डेली पढ़ोगे। जैसे आप हिंदी मीडियम से है ना, तो हिंदी में मैं आपको दे दूंगा कल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, 4 पेज आएगा, एक GS1 का, एक GS2 का, एक GS3 का, एक GS4 का, 4 पेज का आपका बनेगा। 4 पेज को आप चिपका लो कहीं पे भी, उसको देखते रहना। मैंने अपने रूम पे भी लगाया था, और मतलब UPSC के जितने एस्पिरेंट रहते हैं ना, 100% उनका रूम आपको ऐसे ही मिलेगा। मतलब UPSC के 100% एस्पिरेंट को आपका रूम ऐसे ही मिलेगा। और अभी से आप अगर UPSC फुल फ्लेजेडली दिल से करना चाह रहे हैं, तो अपने कमरे में एक इंडियन मैप और एक वर्ल्ड मैप भी चिपका लो। पीछे वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप से क्या होगा, तुम लोग कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो तुम तुरंत वर्ल्ड मैप देखोगे और तुमको याद हो जाएगा। 6 महीने में तुमको पूरा वर्ल्ड मैप का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो 2 काम करना, एक इंडियन मैप, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 30-35 रुपए का आएगा। एक इंडियन मैप, 30-35 रुपये में ज़्यादा बोल दिया, एक इंडियन मैप टेप से लगा लो और एक वर्ल्ड मैप लगा लो, 2 कर लेना, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, और ये 4 पेज। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप को मत देखना भले डेली, उसको मत देखो डेली, लेकिन ये 4 पेज जरूर पढ़ना। इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ टॉपिक आया, कहीं भी पहुंचे, तुरंत मैप को देखें। UPSC पता क्या क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये इंडियन मैप है, ये इंडियन मैप है, छत्तीसगढ़ समवेयर हियर, केरला समवेयर हियर। अब छत्तीसगढ़ से केरला जाने तक कितने स्टेट आपको पार करने पड़ेंगे मैक्सिमम, ये क्वेश्चन UPSC में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या है, आंखों के सामने मैप होना जरूरी है। आपके सामने मैप होगा ना, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा आएगा नीचे, इधर MP आएगा, उसके नीचे महाराष्ट्र आएगा, ऐसे करके आप आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि मैं एलिमिनेट किसको करूं। 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD। अगर आपको मैप नहीं पता है, मैप आप खाली देख भी रहे हैं, उसके बेसिस पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, खाली उसके बेसिस पे। अब बचा क्या, A और B, इन दोनों में आपको एक आंसर चाहिए।
अब उसमें आपका दिमाग काम आएगा। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है मैप का और वर्ल्ड मैप का? मतलब मैप और वर्ल्ड मैप का इतना इंपॉर्टेंस है कि मैंने अपनी 7 साल की प्रिपरेशन के दौरान 5 से 6 कमरे चेंज किए, लेकिन वो मैप एक ही था। वो नीचे से फट गया, ऊपर से फट गया, 5 जगह टेप लगा है, क्योंकि मेरी राइटिंग्स थी, तो मुझे अपना मैप चेंज करने का भी मन भी नहीं हुआ। तो तुम्हारे साथ भी वैसा होना चाहिए, तुम्हारे नोट्स घिस जाने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैप और वर्ल्ड मैप तो काफी मतलब इतना काम आता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। उसके बगैर आप, अगर आपके कमरे में कोई आएगा भी ना और आप बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी करें, तो बोलेगा नहीं कर रहे हैं आप तैयारी। मतलब इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप तो आप लगा ही लीजिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास पर्सनल अगर आपके पास कमरा नहीं है अपना, तो जहां पे पढ़ते होंगे ना, अब हॉल में तो नहीं लगा देंगे, ये तो कोई घर में मेहमान है कोई बोलेंगे तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी एक रूम में जहां पे पढ़ते हैं वहां पे एक सेपरेट लगा देंगे। या फिर जब आप पीक टाइम में जाएंगे तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे या घर पे पढ़ेंगे, तो एक लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी में कोई छोटा सा वो होता है, अपना स्पेस होता है पढ़ने के लिए, तो एक छोटा वर्ल्ड मैप आता है, छोटा वर्ल्ड मैप आता है वो प्लास्टिक का, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। देखना भी चाहिए ना एग्जैक्ट उसमें क्या होती है। जैसे ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ऐसे करके वर्ल्ड मैप मान लो, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो कंट्री होगी ना वो काफी मर्ज हो जाएगी, जो कंट्री होगी ना काफी सबमर्ज हो जाएगी और कंट्री के नाम नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप वही मैप को अगर आप उसमें देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप के बड़े वाले में, तो आप एक एक कंट्री को स्पॉट कर पाएंगे। तो घर पे वो बड़ा वाला मैप लगाइए, लेकिन अपना जो भी पढ़ाई का अगर लाइब्रेरी है तो छोटा वाला मैप आपका यूजफुल होगा। अगर घर पे ही पढ़ रहे हैं तो एक इंडियन मैप और एक वर्ल्ड मैप तो लगा ही लीजिए, वो मस्ट है। उसके बगैर आप यूपीएससी भूल जाइए, मतलब भूल ही जाइए लिटरली, वो मस्ट है। और ये 4 पेज मैं कल आपको लोगों को दूंगा, ये क्योंकि प्रॉपर वेबसाइट से निकल गया, तो आप इसको भी चिपका सकते हैं, एज इट इज में दिया तो है ही। हाँ अच्छा, हाँ आगे पीछे हो गया ना ये, ठीक है ठीक है। मतलब कल 4 पेज आप लोगों को ग्रुप बना के देता हूँ, उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से ईजी हो जाएगा। देखिए, दिख रहा है सब लोग देख पा रहे हैं? सब लोग देख पा रहे हैं? ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। देखिए ये मतलब एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप है, और ये इंडियन मैप है। इंडियन मैप ऐसा आएगा, इंडियन मैप ऐसा आएगा। और इंडिया का ना पॉलिटिकल मैप लेना, फिजिकल मैप मत लेना। फिजिकल मैप में नदी, डेजर्ट ये सब दिखेंगे। पॉलिटिकल मैप में जहाँ पे स्पेस, मतलब आपका ये जगह, प्लेस, एरिया दिखेगा, तो पॉलिटिकल मैप लेना, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी, ठीक है। फिजिकल मैप नहीं, पॉलिटिकल मैप लेना। उसमें लिखा हुआ रहेगा जैसे यहाँ पे ऊपर में, लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप। और पुराना मैप मत लेना, क्योंकि पुराने में तेलंगाना स्टेट नहीं था। तेलंगाना खैर अब तो नया ही, तेलंगाना को भी रहेगा, बने काफी टाइम हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल मैप लेना। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक उसमें स्पॉटिंग हुई है, कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है, वो सब स्पॉटिंग, वो सब तुम लोग करोगे अपना। मतलब ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट, अब धीरे धीरे ये सब बनेगा, आप उसको कैसे डेवलप कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते। जैसे कि ये देखो, ये टाइगर रिजर्व है। ये मैप मैंने मतलब अपने उससे बनाया था, हाथ से बनाया था मैप, और उसको उसमें फिर मैंने टाइगर रिजर्व को स्पॉट किया कि उड़ीसा में इतने हैं, छत्तीसगढ़ में इतने हैं, ऐसे करके मैंने स्पॉट किया। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन मैप वाला काम आप कर लो। मैप जितना जल्दी हो सके चिपका के रख लो, ठीक है। तो ये क्या था, GS3 खत्म हो गया। अब क्या है, पेपर 5, इसको हम क्या बोलते हैं, GS4, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर में टोटल कितने, इस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं केस स्टडीज। इस पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे केस स्टडीज, एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं, एक क्वेश्चन दिया जाएगा आप एक जिले के कलेक्टर हैं,
अब उस जिले में सीएम की एंट्री होने वाली है, मुख्यमंत्री की एंट्री होने वाली है, और उसी समय एक रैली भी निकल रही है जहां पे दो धर्म के बीच में विवाद भी हो सकता है। उस समय एक रैली भी निकल रही है जहां पे दो धर्म के बीच में विवाद भी हो सकता है, तो आपको पूरी पुलिस को उधर लगाना पड़ेगा। और सीएम की रैली भी निकल रही है, तो सीएम की तरफ भी आपको जरूरी है, क्योंकि सीएम एक हेड है, स्टेट का हेड है, उसके लिए भी जरूरी है। तो आपका उसमें कैसा पक्ष होगा, आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसमें, एथिक्स में। मतलब ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, उसमें पूरा एक पेज का क्वेश्चन हुआ खाली। आप कोई मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आपके पास ये केस स्टडी, आपके पास ये पॉइंट है, आप कौन कौन से पॉइंट को चुन के क्या क्या स्टेप उठा सकते हो, आपका अप्रोच देखेंगे कि आप क्या क्या, तो आपकी थिंकिंग कहाँ कहाँ तक जाएगी, आप कैसे करोगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका तीसरा स्टेप क्या होगा। तो कैसे कैसे आपका, ऐसा कि एक क्वेश्चन ये भी था, एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसी बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे कोई भी नहीं है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे कोई भी नहीं है, और आपको पता है आपका इंटरव्यू का टाइम है ये, आपको पास 10 मिनट भी नहीं है कि आप इधर से उधर करें। तो आप इंटरव्यू देना जाएंगे कि उस आदमी की जान बचाएंगे, और आपको पता है आप उस आदमी के पीछे जाएंगे तो आपका इंटरव्यू चला जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का इंटरव्यू, पता नहीं आदमी लाइफ टाइम में एक बार अचीव कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और उधर उससे एक इंसान की जान है, क्या ऑप्ट करेंगे आप बताओ। दोनों ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्या ऑप्ट करेंगे बताओ। तो एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसमें इंटरव्यू जाएंगे वो भी सही है, और इसमें जान बचाएंगे वो भी सही है। दोनों में से सबके अपने अपने बेनिफिट है, अपने अपने नेगेटिव्स है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये सही है या फिर ये गलत है, आपको एक वैलिडेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे तो यूपीएससी का इंटरव्यू तो एक फिर भी एक ऑप्शनल है कि आप अगली बार भी दे सकते हैं, लेकिन जान तो नहीं बचेगी ना, इंसान की जान नहीं बचेगी। और आप जो सर्विस की तैयारी कर रहे हो क्या है, सोशल सर्विस है, क्या कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, है ना, लोक सेवा की बात कर रहे हैं आप। जब पब्लिक सर्विस की बात है तो खुद ही पीछे हट गए, लेकिन इंटरव्यू उसका यूपीएससी का क्या करेगा। तो ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे तो जान बचाना इज ऑलवेज द प्रेफरेबल मोड, बट आपको एक वैलिड अप्रोच देना है। आपको उसका आज तक सही आंसर भी नहीं मिल पाया कि आंसर क्या है, सब अपने अपने आंसर देते हैं, सब अपने अपने अप्रोच देते हैं। तो ये सब के क्वेश्चन किस में पूछते हैं, एथिक्स में आपको आता है। और एथिक्स में आप लोग क्या करते हैं, एथिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, प्लेटो हो गए, फिलोसफर हैं, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, इनके बारे में इनकी जो अप्रोच है वो पढ़ते हैं। मैक्स वीबर हो गए, है ना, जॉन रॉल्स हो गए, ये सब जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, उनके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं मीडिया का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है सोसाइटी में, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आप किस किस चीज़ में खुश रहते हैं, किस किस चीज़ में आप सोसाइटी की सर्विस करने के लिए देखते हैं, सोसाइटी की सर्विस आप क्यों करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में है, एथिक्स पेपर 5 में। और सबसे डिफिकल्ट पेपर में से एक है एथिक्स पेपर, जो कि यूपीएससी का पूरा गेम ऊपर नीचे करता है, या तो इन या फिर आउट। यूपीएससी एंड मतलब एथिक्स पेपर 4 एंड ऐसे जो दो पेपर जो डिसाइडेड रहते हैं, क्योंकि GS1 GS2 GS3 GS4 इज कॉमन फॉर एवरीवन, जहां पे सबके पास एक कंटेक्स्ट है लिखने के लिए। लेकिन आप अलग कहाँ हो, एथिक्स में और ऐसे में, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सारी बात समझ में। अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी टेम्पल से रिलेटेड, तो सबको पता है टेम्पल का ये स्ट्रक्चर है, सब लोग एक ही आंसर लिखेंगे। लेकिन इसके आंसर एक नहीं हो सकते, सबके आंसर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर। तो ये पेपर डिसाइडेड पेपर होता है, और इसकी और ऐसे की क्लास लोग लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे लास्ट पॉइंट देखो पेपर 5 में लिखा ना, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, मतलब जो भी ऊपर इश्यूज दिए हैं उस पे केस स्टडीज आपके पूछते हैं। और ये पेपर एक्चुअली में कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक पेज का क्वेश्चन पढ़ना,
और वापस से उस क्वेश्चन को आंसर में उतारना, मतलब एक पेज पढ़ने में ही आपको 5 मिनट लग जाएगा। आप खाली रीड तो नहीं करेंगे ना, उसको समझेंगे भी ना, अंदर उतारेंगे भी ना कि पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आप सोचेंगे भी। तो इसका क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो 1.5 पेज का इसका वो रहता है क्वेश्चन खाली, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया कि आप एक अधिकारी हैं ऐसा ऐसा। उसने बहुत लंबा कि आप एक अधिकारी हैं, आपके अंदर में 4 इम्प्लॉई हैं, एक इम्प्लॉई ऐसा है, एक इम्प्लॉई ऐसा है, एक इम्प्लॉई ऐसा है, एक इम्प्लॉई ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। काफी लंबा क्वेश्चन रहता है, तो आपको मतलब धीरे धीरे समझ के पढ़ना पड़ेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। खैर वो प्रैक्टिस से होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तब वो आ जाएगा आप लोग की प्रैक्टिस करते करते। समझ में? GS1, GS2, GS3, GS4 के बारे में समझ में? GS1 क्या है? GS2? हाँ करण बोलो। GS3 इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। GS4 एथिक्स। फिर से रिपीट करें बिना देखे। GS1 GS2 पॉलिटी एंड IR। GS3 इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। GS4 एथिक्स। क्लियर? और ये यूपीएससी के 4 पिलर है, स्तंभ है। खाली GS1, GS2, GS3, GS4 के आप लोगों को सिलेबस रटने, ठीक है? वो रट लिए जिस दिन, उस दिन समझना आधा बैटल पूरा है। क्लियर है? पेपर 5 हो गया, ठीक है? पेपर 6 एंड पेपर 7 ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? ऑप्शनल सब्जेक्ट। सर इसमें बता दीजिए किसमें? अच्छा कौन सा एथिक्स का, कौन सा? इसमें पॉइंट सेग्रीगेट करने के लिए कुछ है नहीं। जब एथिक्स हम पढ़ेंगे ना एज ए सब्जेक्ट तब उसमें करेंगे, इसमें ऐसा कुछ एग्रीगेट करने के लिए है नहीं, ठीक है? पेपर 6 एंड पेपर 7 क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट। कितने टोटल ऑप्शन, टोटल कितने ऑप्शनल है यूपीएससी में? एनी आइडिया? रैंडम गेस बताओ करण। टोटल 27 ऑप्शनल है, टोटल 27 ऑप्शनल है। तुम नाम बोलो तुमको ऑप्शनल मिल जाएगा, कोई भी ऑप्शन बोलो तुमको, नाम में जो भी सब्जेक्ट बोलो तुम। बायो भी है, बायो है, जूलॉजी है, आप जो भी नाम बोलो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? बट मोस्टली लोग क्या लेते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड IR काफ़ी फेमस है, जिसको हम PSIR बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो रहता है, संबंध। तो पॉलिटिकल साइंस, PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट क्या है? काफ़ी फेमस है, क्योंकि सभी ले रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री लेने से फायदा क्या होगा? हिस्ट्री आपको GS1 के पेपर में भी काम आएगी। मतलब खाली हिस्ट्री पेपर आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। अगर मान लो आप वो ले लेते हो, मैथ्स ले लेते हो, तो मैथ्स का तो कहीं काम ही नहीं है, मैथ्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो लोग क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इसमें काम आना है उसी को ऑप्शनल चुनते हैं। ज्योग्राफी चुन लिए, ज्योग्राफी पूरी काम आनी है ना? लेकिन मैं जहां तक मैं समझता हूँ सब्जेक्ट ऐसा चुनना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट पे आए, जो आपको लुभाए, ना कि आपको इसमें सब्जेक्ट में आए। जैसे मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट था मेरा, मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है उसमें, मेरे ग्रेजुएशन में, उसके बाद मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था, तो मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। और इकोनॉमिक्स जो एज ऑप्शनल बहुत डिफिकल्ट पेपर है। इकोनॉमिक्स काफी टेक्निकल पेपर है, ऑप्शनल के बाद से बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए टेक्निकल नहीं इकोनॉमिक्स। GS के परस्पेक्टिव से यूपीएससी में इकोनॉमिक्स टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब ऑप्शनल पेपर की बारी आती है वहाँ इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल है। तो लोग इकोनॉमिक्स जनरली चुनते नहीं है, और इंडिया में इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं है ऑप्शनल के लिए। मुश्किल से 2 या 3 टीचर है दिल्ली में बस, और कहीं कोई टीचर ही नहीं है इकोनॉमिक्स का। बट अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ज्योग्राफी की मिल जाएगा। तो लोग सब्जेक्ट ऐसा चुनते हैं, बट मुझे पैशन था तो मैंने लिया। और बहुत से टॉपर निकालते मैथ्स से, मैथमेटिक्स से बहुत टॉपर निकालते। उसका नाम सुना होगा, कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया का नाम सुना होगा तुमने, ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका है, IIT बॉम्बे पास आउट थे। उसने मैथ्स लिया था, उसने मैथ्स लिया था। मैथ्स का फायदा ये है, मैथ्स में क्वेश्चन या तो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, और मैथ्स में क्वेश्चन बनेगा तो उसके पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आ रही बात समझ में?
जो भी पेपर रिटर्न होता है उसके पूरे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि रिटर्न पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो पेपर एब्सोल्यूट है, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, ये एब्सोल्यूट है, इसमें आपको बनेगा तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैथ्स का फायदा है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, नहीं बनेंगे तो नंबर कटेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैथ्स कौन चुनता है? मोस्टली मैथ्स वो चुनते हैं जो आईआईटी से पास आउट है, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स रह चुका है। तभी देखना आप मैथ्स वाले आईआईटीज वाले मिलेंगे, आईआईटीज एनआईटीज वाले जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रह चुका है, वो ज़्यादा चुनते हैं इसको। तो मैथ्स लेते हैं लोग, बहुत लिटरेचर लेते हैं, आजकल हिंदी लिटरेचर भी लेते हैं लोग। तुम्हारा क्या है वैसे? मतलब फिर भी कुछ एक माइंड में थोड़ा सा बहुत कि ये मैं ले सकती। नहीं, वो मैम बताई थी तो एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ऐसा रहता है ना कि 2-3 सब्जेक्ट में हम कंफ्यूज रहते हैं। खैर अभी बहुत अर्ली है, टाइम है अभी आप लोगों को डेवलप करने में। जब समझ में आएगा धीरे धीरे तो आप खुद ही चुन लेंगे कि ऑप्शनल क्या है। और जो भी ऑप्शनल आप लेते हैं उसकी प्रिपरेशन 3 से 4 महीने की रहती है। जो भी आप ऑप्शनल चुनेंगे उसकी 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन रहती है। कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए आप, 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन उसकी रहती है। ठीक है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर इसका भी रहेगा, 250 नंबर के 20। ठीक है, टोटल कितने पेपर थे? हर पेपर कितने नंबर के? टोटल कितना हो गया? टोटल कितने नंबर चाहिए मेंस क्वालिफाई करने के लिए? अराउंड 850 से 920 के रेंज में होंगे तो आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक रेंज है, ऊपर नीचे हो सकता है ना, बट एक रेंज है नॉर्मली। ठीक है, 50% चाहिए आपको, ऑलमोस्ट 50% चाहिए इसका इंटरव्यू में बैठने के लिए। ठीक है, इतना चीज क्लियर है? आप लोगों को रफ आइडिया होगा ना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का थोड़ा सा रफ आइडिया होगा आप लोगों को। प्रीलिम्स में जैसे मैंने डेटा बहुत लोगों को बताया, ये फिर आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, पता नहीं आप लोग पहले मेरे से डेटा सुने कि नहीं। कितने फॉर्म भरा थे टोटल? कितने फॉर्म भरा था यूपीएससी में टोटल? नौ लाख। यूपीएससी में फॉर्म कितने टोटल भरते हैं? 9 लाख लोग। पेपर एक्चुअल देने के लिए कितने लोग बैठते हैं? एग्जैक्ट फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। कितने बैठते हैं? 5 लाख। आप फॉर्म भर दिए इसका ये मतलब नहीं हो कि आप अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा, नहीं। जब तक आप एग्जाम में बैठेंगे नहीं आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं हो, याद रखना। तो फॉर्म तो भर ही दीजिए, मतलब जब भी आपको लगता है ना, जैसे आप लोग जब एलिजिबल होंगे तो फॉर्म भर के रख दीजिएगा। पेपर नहीं दोगे तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा आपका, जब तक पेपर नहीं दोगे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फॉर्म वैसे भी फ्री में भराता है, भर लो, है ना। तो 5 लाख लोग एग्जाम दिए, ठीक है। अब सीट्स कितनी आती हैं हर साल? 900 से 1000 के आसपास सीट आती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कितना निकलते हैं? 15 गुना इंटू 15 कितने हुए? 15,000 हुए। कितने बच्चे निकले प्रीलिम्स में? 15,000 बच्चे प्रीलिम्स निकाले, ठीक है। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? नहीं सॉरी, बैठे एग्जाम कितने बच्चे दिए थे और कितने लोग निकाले? एक बच्चे के पीछे कितने बच्चे कट रहे हैं? 33 बच्चे में से एक बच्चा क्या निकाल रहा है? प्रीलिम्स निकाल रहा है, पेपर नहीं, पूरा पेपर नहीं निकाल रहा है, खाली प्रीलिम्स निकाल रहा है, ठीक है। टोटल कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में? 5 लाख। और टोटल सीट कितनी है? 1000। कितना रेशियो हुआ? 1:500 का। मतलब 500 में से एक बच्चा पेपर निकाल रहा है। इस फिगर को मत देखना, डर जाओगे। इस फिगर को मत देखना, 500 में से एक बच्चा निकाल रहा है, डर जाओगे। और इस फिगर को देखोगे तो प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे। इस फिगर को देखोगे तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। एक्चुअल फिगर तो यही है। 5 लाख में से कितने निकाल रहे हैं? 1000 सीट्स होती है, 5 लाख फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चे निकाले? 500 बच्चे के पीछे एक बच्चा। बट एक्चुअल में कभी प्रिपरेशन करते हो तो लेवल वाइज लेवल देखा करो। पहले प्री देखो, फिर मेंस देखो, फिर इंटरव्यू देखो। प्री में कितना निकाल रहे हैं? 33 में से एक बच्चा। इसको देखो, इसको मत देखो, इसको देखो। प्री में कितने बच्चे निकाल रहे हैं?
33। एक्चुअली तुमको निकालना क्या है? सीधा इंटरव्यू तो दोगे नहीं, सीधा मेंस दोगे नहीं, पहले क्या होगा? ये ही निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात है। प्रीलिम्स अगर निकाल लोगे ना तुम लोग, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है प्रीलिम्स। वैसे तो तीनों डिफिकल्ट है, बट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो है प्रीलिम्स। आ रही बात समझ में? अगर प्रीलिम्स निकाल लोगे तो 60% बैटल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्रीलिम्स में कितने बच्चे बैठ निकाले? 15,000। अब 15,000 बच्चे क्या लिखेंगे? मेंस लिखेंगे। अब 15,000 बच्चे मेंस लिखेंगे तो कितने बच्चे निकालेंगे मेंस? एनी आइडिया? एनी आइडिया? 3.5 से 4,000 बच्चे निकालेंगे मेंस। कितने बच्चे लिखे थे मेंस? और इंटरव्यू में क्वालिफाई कितने करेंगे? क्या रेशियो आ गया? 1:5 का ऑलमोस्ट रेशियो आ गया। अब इजी लग रहा है? थोड़ा इजी लग रहा है? इसको देखो तो डर जाओगे। इसको देखो, प्रीलिम्स में 1:33, 33 में से एक, मेंस में 5 बच्चे में से एक बच्चा निकाल रहा है। अब इतने बच्चे क्या देंगे? इंटरव्यू देंगे। अब इनमें से कितनी सीट थी हमारी? 1000। मतलब जो रेशियो आया क्या आया? 1:3 का। अब 3 बच्चे में से क्या निकाल रहा है? इंटरव्यू निकाल रहा है, जो कि फाइनल लिस्ट में है यूपीएससी की। तो ऐसे देखोगे तो इजी पड़ेगा। 33 में से एक, 5 में से एक, 3 में से एक। और वहीं अगर स्टार्टिंग में देख लोगे ये, तो गेम खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा 90% नहीं आया था 12th में, कॉलेज में मेरा एवरेज गया है, मैं कैसे निकालूंगा पेपर? ये सोच के कभी पेपर में बैठ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर सोचोगे मेरे को धीरे धीरे करके निकालना है, तो इट कैन बी ईजी। और डेटा दोनों आपके सामने ही है, इसमें भी सच्चाई है, इसमें भी सच्चाई है। झूठ गलत डेटा तो है ही, है ना? तो कोई भी चीज करते हैं तो अपन लेवल वाइज करते हैं, सीधा क्लास 12 का एग्जाम नहीं देते। पहले क्लास 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। हेलो हेलो, क्लास तो अभी चल रही है। तुम आ गए क्या राज? हाँ जाओ, अंदर आओ ना, अंदर आओ। रिसेप्शन में पूछ लिया करो ना तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जहाँ पे कल क्लास हुई थी ना वहीं आ जाओ, आ जाओ। ठीक, हाँ आ जाओ आ जाओ। राज, तुम ना कभी भी आते हो ना तो रिसेप्शन में ना पूछ लिया करो क्लास कहाँ चल रही, तो तुमको बता देंगे। मतलब मोस्टली, बट 5 बजे क्लास ना यहीं चलेगी। क्लास चलेगी ना 5 बजे, यहीं पे चलेगी। कल शायद मिश्रा सर लेंगे, कल से तुम लोग की हिस्ट्री क्लास रहेगी। आज मैं बेसिक एग्जाम का स्ट्रक्चर बताया कि एग्जाम कैसे, बैठो बैठो बैठो, कि कितने पेपर होते हैं। एक काम करना ना, तुम ना एक वो देख लेना, इसका वीडियो देख लेना, आज का वीडियो देख लेना। हाँ ऐप में, कल ऐप में देखे थे, समझ में आया तुमको? मतलब थोड़ा ऐप हम लोग का ऑर्गेनाइज नहीं है उतना, मतलब एकदम बेसिक ऐप है, तो थोड़ा समझना उस चीज़ को। बट हाँ, तुमको वीडियो मिल जाएगा उसमें, ऐप में। ठीक है? तो कल तुमने देखा था आलम सर का? ऐप में देखे कि यूट्यूब में देखे? ऐप में, यूट्यूब में तो नहीं है, ऐप में मिल जाएगा। तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं मतलब पेपर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर, वही नॉर्मली बताऊँ। ठीक है? तो ये समझ में आया तुम लोग को? यूपीएससी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? संरचना, ढांचा क्या होता है, स्ट्रक्चर। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। आ रही बात समझ में? अब तुम लोग को पेपर 1, पेपर GS1, GS2, GS3, GS4, इसके सब्जेक्ट को रटना है। और रटने के लिए तुम्हारे पास 6 महीने है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल रट के आ जाओ, रटने के लिए तुम्हारे पास कितना दिन है? 6 महीना। उसको दे देना, पास कर देना। ठीक है? तो ये जैसे ये GS1 है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना, ये तुमको डेली पढ़ना है। पढ़ना है मतलब खाली पढ़ना है ऐसे करके, हाँ ये होता है, ये होता है, बस रटना नहीं है उसको, मत रटो। 6 महीने बाद अपने आप तुम्हारे माइंड में आ जाएगा वो। ठीक है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है?
अच्छा, अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो चालू करें फिर आज, कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन विल स्टार्ट, ठीक है? कि नहीं ले, 6:45 तो बज ही गया। हाँ ठीक है, मैं चलो थोड़ा बहुत इकोनॉमी से तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उसके बाद विल, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? प्रीलिम्स में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में से इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 से 16 क्वेश्चन किससे आते हैं? इकोनॉमी से आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे छोटा मोटा सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो, जैसे कि अगर आप स्पेस नहीं कर रहे हो तो ठीक है चलेगा, डिफेंस करके जा रहे हो नहीं जा रहे हो चलेगा, इसको आप मिस नहीं कर सकते। कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के, उसको आप मिस करके एग्जाम में नहीं जा सकते। उसमें से एक है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट है, और इन्वायरमेंट भी है। ये 4-5 और भी धीरे धीरे हो सकते हैं, बढ़ जाए, लेकिन ये 4-5 सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ के नहीं आ सकते। भले आप डिफेंस छोड़ दिए, स्पेस छोड़ दिए, कभी कभी तो लोग ज्योग्राफी भी स्किप कर देते हैं, वो भी चल जाएगा। ज्योग्राफी आप एक बार पढ़ लिए हैं बट रिवीजन नहीं किए तो भी चल जाएगा, ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन पूछ नहीं रहे 3-4 साल से। बट इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 आप मिस नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट भी मिस करोगे तो चल जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट एक बार पढ़ लिए बट रिवाइज नहीं कर पाए तो चल जाएगा। बट इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी को जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो उससे पहले एग्जाम में बैठना ब्लंडर है। आई बात समझ में? प्रीलिम्स में 15-16 क्वेश्चन का वेटेज है, और मेंस में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कितना वेटेज है? 8 से 9 क्वेश्चन। टोटल मेंस के हर पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है उसमें GS3, तुम एक बार लेक्चर देखना तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है? तो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 8-9 क्वेश्चन का वेटेज है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी है, इसका बेसिक प्रिपरेशन कहां से होता है? एनसीईआरटी से आप लोग अपना बेस बिल्डअप करते हो। इसके सोर्सेस क्या हैं? क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे बेसिक जो रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी में, क्लास 11th की ये बुक कंप्लीट करोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों आप कंप्लीट करोगे, ठीक है? हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग के साथ साथ आप लोगों का भी एक टारगेट बनता है कि आप लोग इसको पढ़ के रखोगे, क्लास 11th का और क्लास 12th का। दूसरी चीज, क्लास 11th और 12th में एक बुक और है इकोनॉमी की, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बुक को नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये बुक को पढ़ना नहीं है, इसके थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, हम उसको कवर करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। ये बुक को पढ़ने जाओगे तो तुमको इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, ठीक है? वो काफी कोर थ्योरी उसमें पूछी गई है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, माइक्रो ही नहीं पढ़ना है, ठीक है? और जब आप ये दो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ भी टेक्निकल और मैथमेटिकल जो भी चीज आएगा उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? जहां पे भी टेक्निकल इकोनॉमिक्स पूछा गया है और मैथमेटिकल थ्योरी वगैरह आ रही है, उसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ जनरल पढ़ना है आप लोगों को, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स,
आ रही बात समझ में? जितने भी ग्राफ्स एंड ऑल ये रहेंगे, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो वे फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आगे हम इसकी प्रिपरेशन को कैसे ले जाएंगे, तो एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करने के बाद में हमारी जो क्लासेस की जो हमारी नोट्स होगी, क्लास नोट्स, उसको कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स को लिंक करेंगे, सोर्सेस पहले ये दोनों कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ में क्लास के जो नोट्स रहेंगे वो करेंगे, और जो न्यूज में करंट अफेयर में जो भी नया टॉपिक चल रहा हो रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसको हम लोग लिंक करेंगे। आ रही बात समझ में? ये आप लोगों के इकोनॉमिक के सोर्सेस रहेंगे। और सबसे जो मेजर बड़ा सोर्स है इकोनॉमी का, वो है आपका वार्षिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा है आपका बजट, यूनियन बजट। अरे यार पूरा चले गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, वार्षिक सर्वेक्षण, और दूसरा है जो आप पढ़ेंगे वो है आपका यूनियन बजट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यूनियन बजट आता है हर साल। कब आता है? अभी तो आया था 1 फ़रवरी को। ठीक है, और ये कब आता है? एक दिन पहले बजट से। ठीक है, बजट से एक दिन पहले क्या आएगा? आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपकी मस्ट रीडिंग रहेगी, ये दोनों आपकी मस्ट रीडिंग रहेगी। बट आफ्टर व्हाट? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये कंप्लीट करने के बाद में इसमें आएंगे आप, नहीं तो आप लोगों को शुरुआत में समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये दोनों बुक कंप्लीट करेंगे, और इस बुक को पढ़ने के दौरान अगर कुछ भी आप लोगों को इश्यू आ रहा होगा तो मुझसे पूछेंगे, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो और भी जो भी रहेंगी फैकल्टी यूपीएससी वाली आपको बताएंगी। ठीक है, तो उनसे पूछेंगे आप। और क्लास नोट्स, जो हमारी क्लासेस चलेगी उसके आपको नोट्स मिलेंगे, वो नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में जो भी बोलता हूँ ना उसको भी बीच बीच में लिख लिया करो, क्योंकि सब चीजें मैं कवर मतलब बोलते रहूंगा, तुम लोग को लिखना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के जो भी रहेंगे उसको आपको उससे कवर करना है। ठीक है, और आप लोगों की डेली रूटीन कैसी है? डेली रूटीन क्या, रूटीन में क्या है, कैसे मतलब क्या पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किए? कौन सा? दैनिक भास्कर। तुम्हारा मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है, तो वाई दैनिक भास्कर? घर पे ही आता है, कॉलेज में इंडियन एक्सप्रेस आता है। ओके, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है घर पे? इशू है किस, मतलब किसी का इशू तो नहीं है ना? लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, है ना? तो और आप लोगों का मीडियम हिंदी है ना? तो एक काम करेंगे, आप लोग एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, आप लोगों का मैं ग्रुप बना देता हूँ, आप लोगों को डेली मैं न्यूज़पेपर सेंड कर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक न्यूज़पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको पढ़िए आप। ठीक है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, उसको पढ़िए आप। और दिन के कितने देर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, एनी आइडिया? 30 मिनट्स में क्या होगा? कितना पढ़ते हो तुम? 2.5 घंटा पढ़ते हो? कब से पढ़ रहे हो? 2 महीना हो गया। उसको कम से कम लाओ, मतलब 1.25 घंटे तक लाओ उसको। 2.5 घंटे तो बहुत ज़्यादा, पूरा दिन चला जाएगा। न्यूज़पेपर आप लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, एक टारगेट रख लेना, स्टॉप वॉच चला लेना, 1.5 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ लो, बस पढ़ो, हेडिंग पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ोगे, बस पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग 1.5 घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में तुम लोग कोई भी एक एनसीईआरटी चालू करो। अभी तो एनसीईआरटी कोई भी चालू किया किसी ने? किस, कौन सा?
पॉलिटी का कौन सा कर रहे हैं अभी? क्लास 6 से चालू किया ना, 6 ही कर रहे हो अभी तक? नहीं हो गया सर। 6 हो गया, अभी 7th। तो ना कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो एंड प्रेफरेबली पॉलिटी या हिस्ट्री से चालू करो। पॉलिटी या हिस्ट्री जो भी जिसमें भी आपको लग रहा है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से करो या फिर पॉलिटी से ही करो, आपका जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आप चालू करो। आप पॉलिटी मेरे हिसाब से हिस्ट्री से चालू करना इज बेटर, बिकॉज हिस्ट्री जो है थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे बनी हुई है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो क्लास 6 हिस्ट्री से चालू करो, ठीक है? हिस्ट्री से एनसीईआरटी चालू करो। दिन में 2 काम करना अपना। दिन का क्या करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दिन का न्यूज़पेपर पढ़ोगे और एनसीईआरटी नोट्स अपना कोई भी एक चालू करो पढ़ना भी, ठीक है? और उसके साथ साथ में क्लास में जो पढ़ा रहे वो करोगे। और अभी फिलहाल ये 3 काम करो दिन के, क्योंकि तुम लोग अभी साथ साथ में और भी चीज़ें हैं तुम्हारे, जैसे कॉलेज है ना? तो अभी दिन के 1.5 घंटा न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और क्लास, अभी सिर्फ कुछ दिन इस पे ही काम करो, उसके बाद आपको आगे काम देते हैं, है ना? और जो मैं आपको एक बताया कि ये नोट्स को डेली रात को सोने से पहले मैं आप लोगों को एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भेज दूंगा। GS1, GS2, GS3, GS4, वो चारों पेज को पेस्ट कर लो अपने कमरे में। वो चारों पेज को अपने कमरे में पेस्ट कर लो और दिन में कम से कम 2 बार उसको गो थ्रू करो। दिन में 2 बार गो थ्रू करो, सो डेट आफ्टर 6 मंथ या फिर आफ्टर 1 ईयर तुम्हारे नैक में आ जाए थोड़ा सा, है ना? और तुम क्या बोल रही थी नोट्स को लेके, कि नोट्स कैसे बनाना है? अभी आपकी फर्स्ट रीडिंग है, पढ़ लो बस, जो समझ में आ रहा है पढ़ लो बस, अंडरलाइन करो, नोट्स मत बनाओ। अभी पहली रीडिंग है, खाली पढ़ाई करो, बस देखो समझो क्या होता है चीज़ों को। और अगर कुछ चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कुछ टॉपिक में, तो उसको गूगल करके पढ़ लो, लेकिन अभी नोट्स मत बनाओ। अभी नोट्स मत बनाओ, नोट्स अभी बनाना ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आप देखेंगे ये एक आर्टिकल है, जैसे ये एक आर्टिकल है रूम टू प्ले, ठीक है? इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन की, जो कि कौन देखता है? आरबीआई देखता है। तो इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। अब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, खाली ये हेडिंग बोल रहा हूँ मैं, हेडिंग देखेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन फॉल्स ओपनिंग अप आरबीआई स्पेस। तो आपको इन्फ्लेशन और आरबीआई सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? GS3 इकोनॉमी। क्या आना चाहिए? GS3 इकोनॉमी। सबसे पहले बेसिक क्या आएगा? इकोनॉमी, GS3। अभी इकोनॉमी में आने के बाद उसके अंडर में किसका पार्ट है? जब आप ये बार बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये इकोनॉमी में किसका पार्ट है, कौन से सब टॉपिक के अंडर में आपका ये आरबीआई और इन्फ्लेशन वाला पार्ट आता है। तो आप लोग जब डेली ये इसको पढ़ेंगे ना, ये 4 पेज को जो मैंने दिया है सिलेबस, इसको डेली पढ़ेंगे तो आपको ये नैक होगा। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जैसे अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप में भी एडिट उसका ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का, एवर नोट यूज कर सकते हो आप, तो उसमें आप हाईलाइट करके यहाँ पे लिखेंगे GS3 इकोनॉमी, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है? और जैसे मैं कोशिश तो यही करूंगा कि ऑफलाइन आप लोग पढ़ें, पेपर फॉर्मेट में पढ़ें, वो एक अलग ही बात होती है। ऑनलाइन में पढ़ना इज ऑनलाइन, पेपर में पढ़ना इज पेपर डिफरेंट। अगर पेपर नहीं हो पा रहा है डेली, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं रायपुर में, एक दिन बाद मिलता है, अगर आप लोग एक दिन बाद में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन बाद भी आप पढ़ सकते हैं, आप मंगा लीजिए इंडियन एक्सप्रेस या और हिंदू का सब्सक्रिप्शन मिल, वो आपको और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन पढ़ने में उतना कंफर्ट नहीं फील कर पाता। तो बेटर है कि आप घर पे न्यूज़पेपर मंगा लीजिए डेली। आपको आज का न्यूज़पेपर कल मिलेगा, एक दिन लेट मिलता है, लेकिन दिक्कत एक और है, आपको नागपुर एडिशन मिलेगा, यहाँ पे दिल्ली एडिशन नहीं मिलेगा, वो भी एक दिक्कत है। आप लोगों को जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो दिल्ली एडिशन पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो न्यूज़पेपर मिलेगा आपको वो नागपुर एडिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कहीं प्रिंटिंग ही नहीं होती, सबसे पास है नागपुर, तो नागपुर का एडिशन आपको यहाँ मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑनलाइन। ऑफलाइन का ऑप्शन आपके लिए किल हो जाता है न्यूज़पेपर के लिए। तो ऑनलाइन सबके लिए कंफर्ट होगा ना मेरे ख्याल से। आप किसी के पास टैब होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास डेस्कटॉप, कुछ तो मतलब ऑनलाइन। फोन में मत पढ़ना, फोन में नहीं पढ़ पाओगे, आंख नहीं खराब करनी है ना? या फिर यहाँ पे इंडियन कौन सा और कौन सा न्यूज़पेपर आता है? इंग्लिश, मेरे को आइडिया नहीं रायपुर का, मैं रायपुर से हूँ नहीं प्रॉपर। और कौन सा न्यूज़पेपर आता है यहाँ पे? पता होगा यार, तुम लोग रायपुर से हो लोकल। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहे थे तुम। इंडियन एक्सप्रेस में हिंदुस्तान टाइम्स तो आता है, मतलब कॉलेज और
टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है डेली। तो आप एक काम करो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। जैसे जिनके पास ऑप्शन नहीं है ना ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने का, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। अगर ऑनलाइन पढ़ने का एक्सेस नहीं है आपके पास, तो जैसे लैपटॉप वगैरह अगर किसी की दिक्कत आ रही होगी, सबके पास तो होगा ही मोस्टली। तुम लोग के पास, तुम्हारे पास हो जाएगा लैपटॉप या डेस्कटॉप घर पे होगा, या फिर आप प्रॉपर यहीं से है ना कि बाहर से हैं? नहीं मतलब रायपुर से ही है कि रायपुर के मतलब आसपास कहीं, कवर्धा से हैं आप? अच्छा, तो यहाँ मतलब एज ए स्टूडेंट अभी रह रहे हैं, ओके ठीक है। तो जिनको ऑनलाइन नहीं बन पा रहे ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मंगा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे इजी अवेलेबल है, डेली आ जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को पढ़ के, जैसे कि इसमें देखो, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग यूएस की इकोनॉमिक्स की, यूएस की पार्टनर की। तो जब यूएस की बात आती है, जी जिनपिंग चाइना, उसकी जब बात आती है, तो इससे क्या समझ में आता है? इंटरनेशनल रिलेशन, GS2 पॉलिटी। तुम लेक्चर देखोगे ना आज का 1 घंटे, तब तुमको समझ में और अच्छे से आएगा। GS2 पॉलिटी, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये उसका पार्ट है। तो खाली तुम लोग को ये पढ़ना है, इतना पढ़ लो कि बहुत है। एक एक पेज का खाली टॉपिक देखना है, और थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा होगा जल्दी जल्दी ये पढ़ लेना, क्योंकि अभी आप लोग उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। तो आप लोग खाली हेडिंग पढ़ लिए, जैसे कि ये अ डीपर जस्टिस, SC विथ इन SC कैटेगरी सब कोटा बनाने की मांग कर रहे हैं। SC कैटेगरी के अंदर भी सब कोटा, ये किस में आ जाएगा? ये इज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन GS2। आ रही बात समझ में? तो तुमको जैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, तुरंत आपको अप्लाई करना चाहिए कि कौन से GS में आता है। और GS1, GS2, GS3, GS4 में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कवर ना हो। आप कोई भी टॉपिक मेरे को बताओ, 1, 2, 3, 4 में आपका कवर होगा ही होगा। GS1 मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 पॉलिटी IR, GS3 इकोनॉमी इन्वायरमेंट, GS4 एथिक्स। तो ये GS1, GS2, GS3, GS4 में आप कोई भी टॉपिक उठा लो, सब में फिट होगा वो, ठीक है। जैसे ये उठा लो, ये बिड बैलेंस इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। GS3 इकोनॉमी, अगर सब सेक्शन देखोगे तो इन्वेस्टमेंट मॉडल का पार्ट है ये, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ाने हैं, और अगर आप ऐसे आर्टिकल अगर कलेक्ट करते हैं तो आपका एक पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप GS2 में सोशल जस्टिस के, अगर आपके पास एंड ऑफ योर प्रिपरेशन अगर 100 नोट्स भी हो गए, उससे अच्छा क्या हो सकता है? आप रिवाइज करेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अपनी आंसर में आप लोग लिंक करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। कितना अच्छा फायदा है न्यूज़पेपर का, सोचो। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर पढ़ने से तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। ये जब पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है तुमको। मैंने क्या बोला? समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है। ये देखो, हाँ मिर्च मसाला वाली न्यूज़ है, उसको तुम लोग इग्नोर करोगे। जो मतलब फालतू की न्यूज़, जो न्यूज़ है ना, उसको आप लोग इग्नोर करोगे, ठीक है। जैसे ये पेपर है, हाँ ये स्टार्टिंग पेज है, ये न्यूज़पेपर के स्टार्टिंग पेज है। तो जो स्टार्टिंग पेज में ना बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती है जिसको आपको इग्नोर करना है। पॉलिटिकल न्यूज़, सेलिब्रिटीज़, ये सब न्यूज़, एडवर्टीजमेंट बहुत रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि स्टार्टिंग आप ले लेंगे, ये हरियाणा लैंड डील, हरियाणा में क्या चल रहा है अपने को मतलब नहीं, ठीक है। हरियाणा में क्या चल रहा है अपने को मतलब नहीं। ED नेम्स सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी नेशनल, मतलब नहीं, ठीक है। जो अपने एग्जाम से मिल रही है उसको मतलब नहीं, खाली देख के ही आपको उसमें करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। US पे टैरिफ की जो बात चल रही है, इकोनॉमी GS3 की, उसमें है ये आपका मानसून का फॉरकास्ट, ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप देख लेंगे। जिसे लिखा है 105% नॉर्मल रेनफॉल दिस मानसून। इससे आप क्या समझते हैं कि नॉर्मल मानसून का रेंज क्या होता है? अगर आप गूगल करेंगे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल मानसून, तो वहां से आपको ये सब पता चल जाएगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोगों को खाली न्यूज़पेपर आपको देखना है। आप लोगों को अभी क्या करो, आप लोग 1.5 घंटे खाली बैठो, न्यूज़पेपर के साथ बैठ के बात करो। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इट्स नॉर्मल, लेकिन बात तो करो। आप समझो मत, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना मत समझो, खाली ये फोटो देखो राहुल गांधी सोनिया गांधी की, इसकी उसकी, हाँ बस अच्छी लग रही फोटो, बस आगे बढ़ो, ठीक है। उसमें अंदर डीप में तुमको जाना नहीं है ना। तो ऐसे करके इतना काम करो तुम लोग। इतना काम करने के साथ साथ इसको चारों को आप लोग रटोगे डेली,
जो चारों GS1 GS2 GS3 GS4 है उसको रटोगे और NCERT पढ़ना चालू करो। 3 काम समझ में आया? न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली 1.5 घंटा, NCERT रीडिंग चालू करोगे और जो क्लास है उसको साथ साथ पैरेलली कवर करोगे। कुछ दिन ये करो, उसके बाद में एड ऑन तुमको बढ़ाते जाऊंगा। एक साथ में भर दूंगा तो तुम नहीं कर पाओगे। मुझे 2-3 चीजें और एड ऑन करनी है, लेकिन मैं कुछ दिन बाद एड ऑन करवाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। वो आपके इंटरेस्ट पे लाई करता है। वैसे तो वही करना चाहिए एक सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट का सिंक बना रहता है। एक सब्जेक्ट में जब पढ़ते हो तो उसमें सिंक बना रहता है, उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरे में आओ। 6 to 10 ही पढ़ो, 11 12 मत जाओ अभी। 6 to 10 पढ़ो, पॉलिटी, फिर हिस्ट्री में आओ। ऐसे कर करके धीरे धीरे करो। और लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, वो दिन भर पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको तो करना चाहिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है ना, तो आपको करना चाहिए। हाँ, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कवर करो, ऐसे करो। और हिस्ट्री और पॉलिटी की तो क्लास भी चल रही है आलम सर, नदीम सर की, तो दोनों कवर करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट एडवांटेज है। मैं इन लोग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके पास टाइम है अभी, आपके पास टाइम नहीं, आप हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कवर करो। और ये हो गया तो फिर 2 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मैं आपको कल बताता हूँ और क्या क्या कर सकती हो उसमें। कितना दिन लगना चाहिए एक सब्जेक्ट को 6 to 10 कंप्लीट करने में? अप्रोक्स कितना दिन लगना चाहिए? अभी आप कॉलेज पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा प्रेशर देना भी इज नॉट गुड। अपने कंफर्ट से करो, इसका कोई टाइम लाइन नहीं है। कई लोग महीने भर में कंप्लीट कर देते हैं, कई लोग साल भर में भी नहीं कर पाते। जैसे 6 क्लास का हिस्ट्री का बुक है, उसका 2 पेज पढ़ के समझने के लिए मुझे 1 घंटा अप्रॉक्स लग गया समझने के लिए। इतना टाइम लग गया? हाँ, क्योंकि उसकी स्टोरी मतलब जो फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर है शायद, फर्स्ट सेकंड तो हो गया था, तो उसका जो थर्ड चैप्टर है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स, और उसको कोरिलेट करने में मुझे 2 घंटा उस चैप्टर में लग गया। तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि कितना ये मैं बोला ना, आपके पेस पे है, आप धीरे धीरे पढ़ो। आपको समझने में लगा ना 1 घंटा, करो उसी पेस में करो, उसी पेस में करो, धीरे धीरे करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा तो अगले दिन नहीं पढ़ा, इस टाइप का मत करो, क्योंकि आप लोगों के पास ना इनफ टाइम है। मतलब आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इनफ टाइम है। आप लोगों को टारगेट बाउंड करना इज नॉट गुड अभी। आप लोग अपने कंफर्ट पे पढ़ो। हाँ, बस ये है क्लास की कंसिस्टेंसी को, डेली क्लास करो, NCERT पढ़ो जितना टाइम मिल रहा है, और न्यूज़पेपर पढ़ो, अब यही करो। तो आपको कुछ दिन बाद में कुछ एड ऑन करवाऊंगा, उसको करना उसमें, अभी बस ये करो। और इसको दिन में एक बार तो देख लो, तो 4 में बताया ना, GS1 GS2, मैंने तो अभी एग्जाम्पल भी दिखाया आपको। 2-3 टॉपिक पढ़ा, कैसे हम लोग कॉपी टॉपिक को रिलेट किए। स्पोर्ट्स को इग्नोर करना, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते ना, स्पोर्ट्स को टोटल इग्नोर करना। पॉलिटिकल, जितने भी पॉलिटिकल, लालू ये बोला, देव साई ये बोला, मोदी जी का स्टेटमेंट ये था वो था, उसको भी इग्नोर करना, ठीक है। सोनिया गांधी ये बोली, वो दूसरी पार्टी ये बोली, उसको भी इग्नोर करना। जो अपना इंपॉर्टेंट है उस अपन उसको बात करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज, एडवर्टीजमेंट इग्नोर करेंगे, स्पोर्ट्स इग्नोर करेंगे, और क्या क्या है। सेकेंड पेज में फर्स्ट पेज का कंटिन्यू रहता है। ये पूरा ऐड हो गया विजन का। ये दिल्ली एडिशन है। दिल्ली एडिशन है। अब जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ पे एडिशन लिखा है, देखो। हाँ, ये देखो, यहाँ पे न्यू दिल्ली, देखो, अप्रैल 16 2025 न्यू दिल्ली। जैसे ये आप लोगों को यहाँ पे जो आएगा ना, वहाँ पे नागपुर लिखा रहेगा, बट ये न्यू दिल्ली, बट आप प्रेफर करना हमेशा न्यू दिल्ली एडिशन पढ़ना। न्यू दिल्ली में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, नागपुर एडिशन भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो एडिटोरियल पार्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे, बट जो न्यूज़ रहेंगी ना थोड़ी बहुत, ये जैसे न्यूज़ आपको दिल्ली के दिखेंगी, देखना बीच में, अभी नहीं, आपको तीसरे चौथे पेज में दिल्ली का दिखेगा। देखो, द सिटी मतलब ये न्यूज़ दिल्ली की, लोकल दिल्ली की न्यूज़ है। तो नागपुर की न्यूज़ उतनी रिलेवेंट नहीं होगी जितनी रिलेवेंट दिल्ली इज अ कैपिटल, दिल्ली की न्यूज़ इतनी रिलेवेंट होगी। इसे न्यू दिल्ली एडिशन आपको पढ़ने बोलूँगा। और एक चीज़ और नोटिस करना, जो न्यू दिल्ली एडिशन होगा ना, वो थोड़ा सा लंबा होगा। बाकी जो पेपर होगा ना, वो 4-5 पेज कम होगा। नागपुर एडिशन उठा लो, आप केरला एडिशन उठा लो। जैसे ये कितने पेज का टोटल, ये टोटल है 22 पेज का, लिखा है यहाँ पे 22 पेज का टोटल है ये। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 17-18 पेज का ही मिलेगा आपको। तो आई ऑलवेज प्रेफर न्यू दिल्ली एडिशन पढ़ना, इज ऑलवेज गो। दिल्ली में सब यही पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जो UPSC की तैयारी कर रहे हो सब यही पढ़ रहे हैं। सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, सबसे पहले 1.5 घंटा वो यही पढ़ते हैं।
जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट दिन शुरुआत करता है अपना इसी से करता है, सुबह सुबह। तो आपको भी अपना दिन से शुरुआत करना है। दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, रात को पढ़ लो। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने 2.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैं पूरे दिन भर न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहता था, मेरे को समझ में नहीं आता। बट वो 2.5 घंटे से 30 मिनट लाने में मेरे को 2 साल 3 साल लग गए। अभी मेरा न्यूज़पेपर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है, कौन सा टॉपिक इररिलेवेंट है। मुझे पता है किस टॉपिक से नोट्स बनाया जा सकता है, किससे नहीं बनाया जा सकता। तो आप भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, और उसमें वो आपके GS 1 2 3 4 के वो सब्जेक्ट काम आएंगे। उससे एक बार आप अवगत हो जाएंगे, उसके बाद इसको उससे रिलेट करना कैसा करो। मैं आप लोगों के लिए हिंदी एडिशन देखता हूँ, हिंदी एडिशन मिल जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी कल करते हैं, कल मिश्रा सर आएंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।